आइए दोस्तों, अब जो है यादशक्ति बैच में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो है हायर परचेज़ भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ चलिए, तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में इनकम्प्लीट को फटाफट यादशक्ति बैच से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बता दूँ कि यादशक्ति बैच में जितने भी वीडियोज़ है उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी वीडियो फाइंड आउट ना करना पड़े। सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको कोई फाइंड आउट करने में कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में करना क्या है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सिंपली आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाए वो आपको बनानी है। अब यहाँ पे देखो कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। आपको यहाँ पे सिंपली पूछा जा सकता है दो ही इन्फॉर्मेशन। कौन सी दो? मेन बात करूँ तो यहाँ पे दो ही इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? सबसे पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूछा जा सकता है, या फिर आपको सिंपली बैलेंस शीट पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों ही सेम है, मतलब कि बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे ही आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है। वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे ये है कि जो बैलेंस शीट है वो एविडेंस बेस्ड बनती है। मतलब कि आप जो जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर करते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, फिर आपकी जो है बैलेंस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो एक एविडेंस के थ्रू जो है सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को यहाँ पे कोई एविडेंस यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को इसलिए बनाते हैं जिससे हम अपना प्रॉफिट निकाल पाए, ठीक है। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें कैपिटल पता चलती है, और कैपिटल से हम जो है प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, और हम उससे पता लगाते हैं कि हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट है कितना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं चाहिए होता, वो डायरेक्टली आपका जो है बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही वर्ड यूज़ करा गया है कि यहाँ पे आप देखो तो मेन चीज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो है आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे यहाँ पे आप देखो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में यहाँ पे सिंपली एंट्री आपकी जो है एजम्पशन बेस्ड चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलुस्ट्रेशन 1 को स्टार्ट करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट के भी क्वेश्चन है तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है असेट की इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कहा है कि डिसाइड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2.5% पर एनम के हिसाब से, मतलब कि डेप्रिसिएशन रेट बिल्डिंग पे आपको दे रखा है। फर्नीचर पे 10% लगाना है, ओके। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो प्रोपराइटर की है, ठीक है, प्रोपराइटर की है, वॉज मैच्योर ड्यूरिंग द पीरियड एंड अमाउंट 40,000 इज रिटेन इन बिल्डिंग। मतलब ये कहना चाहता है कि जो प्रोपराइटर की पॉलिसी है, ठीक है, उसकी ऑन पॉलिसी है, खुद की पॉलिसी है, उसके 40,000 मिले हैं, ठीक है। वो 40,000 तो उसे ले जाने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया, ये 40,000 को बिजनेस में रिटेन कर दिया। मतलब कि जब आपका याद रखिए हर जगह पॉइंट आएगा, जब प्रोपराइटर अपना कोई अमाउंट यहाँ पे बिजनेस में देता है तो उस अमाउंट को सिंपली आपको जो है एज अ कैपिटल इसकी एंट्री करनी होती है, ठीक है। एज अ कैपिटल उसे यहाँ पे मानेंगे। याद रहे ये पॉइंट और भी रिपीट होने वाले हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। आगे हम जैसे क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कि प्रोपराइटर अगर कोई अमाउंट दे रहा है तो वो सिंपली कैपिटल में जाएगा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे इसके बाद कह रखा है प्रोपराइटर टुक 2,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे मीटिंग फैमिली एक्सपेंस। अच्छा, फैमिली एक्सपेंस मतलब कि इन्होंने प्रोपराइटर ने 2,000 पर मंथ के हिसाब से फैमिली एक्सपेंस के लिए यहाँ पे बिजनेस से अमाउंट लिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लेंगे। अब देखिए, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है और कहा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंपली बैलेंस शीट ही है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सिंपली बैलेंस शीट फॉर्मेट ही आपको बनाना है, बैलेंस शीट ही है। आपको यहाँ पे सिर्फ नाम कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बाकी आपको जो है यहाँ पे कोई भी अलग से आपको जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो आपकी असेट लिखते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं, जो फॉर्मेट बनाते हैं वही बनाना है,
ठीक है, वही बनाना है और एंट्री भी सारी वही देखोगे, एंट्री भी वही देखोगे जो आपकी बैलेंस शीट में होती है। लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे लिखी जाती है, आपकी असेट यहाँ पे लिखी जाती है, वही एंट्री आप देखोगे। ठीक है, वही एंट्री आपको देखने को मिलेगी। आइए अब एक एक करके जो है सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग वगैरह दे रखा है, बिल्डिंग वगैरह दे रखा है, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों साल के लिए कहा गया है कि 2001 और 2002 दोनों के लिए बनाना है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप चाहे तो दोनों को एक अलग अलग बना सकते हैं, और मेरी एडवाइस है कि यहाँ पे जैसे मॉड्यूल में दे रखा है उसी तरीके से बनाइए, मतलब कि दोनों एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग आपको दे रखी है 2001 में, आपको यहाँ पे दे रखा है 1 लाख है, लेकिन 2002 में क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि यहाँ पे कोई अमाउंट तो है लेकिन बताया नहीं है। फर्नीचर भी इस तरीके से ही है। इन्वेंट्री आपको दे रखी, इन्वेंट्री दे रखी है तो वो आपको एंट्री कर देनी है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस जो है उसकी एंट्री सबसे पहले मैं कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग आप देख लीजिए, 1 लाख दे रखा है, उसकी एंट्री मैं कर दूंगा। 1 लाख आपको दे रखा है, उसकी एंट्री सबसे पहले जो पता है वो मैं एंट्री कर दूंगा। फर्नीचर पता है, एंट्री कर दूंगा। ठीक है, फर्नीचर पता है और इन्वेंट्री दोनों साल के लिए पता है, इनमें कोई इन्फॉर्मेशन कट नहीं करी गई। इसके बाद क्या कहा है, सन्ड्री डेटर, केस एट बैंक, कैश इन हैंड, हाँ सारी चीज़ें गिवन है। ओके, सन्ड्री डेटर पूरी चीज़ गिवन है, सन्ड्री आपकी कैश इन बैंक आपको गिवन है, कैश इन हैंड सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, नहीं गिवन है तो वो है बिल्डिंग और फर्नीचर की करंट ईयर की अमाउंट। ओके जी, वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है, इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है लाइबिलिटी, जहाँ पे लोन है आपका 1,80,000 और क्रेडिटर है 40,000 70,000। तो लोन आपका 1,80,000 एंड यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है आपका जो है 40,000 और 70,000। ये तो आपको समझ में आता है कि लाइबिलिटी कौन सी साइड होती है, एसेट। ये तो आप फाउंडेशन पे लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो नीचे आपको यहाँ पे गिवन है कि क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन आपको 2.5% से लगाना है और 10% आपको फर्नीचर लगाना है। तो ये सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। ये 1 लाख है आपका यहाँ पे, ये 1 लाख आपका यहाँ पे है, वो 1 लाख अमाउंट बिल्डिंग पे कितना 2.5%, तो बिल्डिंग पे सिंपली 2.5% माइनस कर दो तो ये करंट ईयर की अमाउंट मिल जाएगी। और यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन है तो 10% लिख दो, तो यहाँ पे इसकी करंट ईयर की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 1 लाख माइनस 2.5% करूँ तो यहाँ पे कहाँ गया कैलकुलेटर, तो 97,500 आएगा और यहाँ पे 45,000। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद इसने कहा कि यहाँ पे जो है प्रोपराइटर ने 40,000 यहाँ पे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब कि यहाँ पे कैपिटल लेके आया है, और कैपिटल है तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में इसे कैपिटल के नाम से लिखते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, कैपिटल के नाम से हम लिखते हैं, और ये प्रोपराइटर 2,000 पर मंथ के हिसाब से, मतलब कि 2,000 इंटू 12 24,000 जो है वो बिजनेस से ले गया है, तो इसे हम ड्राइंग कहते हैं। आपको पता ही, ड्राइंग और कैपिटल। लेकिन यहाँ पे जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा है, तो यहाँ पे आपको जो है उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एसेट की इन्फॉर्मेशन और लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन फुल हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब जो बचेगा वो कैपिटल होगा, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कैपिटल है कितनी। ठीक है, ये 40,000 क्या दिखा रहा है, ये 40,000 तो आपने जो है प्रोपराइटर ने इस साल इंट्रोड्यूस की है वो अमाउंट है, मतलब कि ये जो आप ये 40,000 देख रहे हो, ये 40,000 इसमें एडेड है। जो हमने बैलेंसिंग फिगर से ये दोनों अमाउंट निकाला, करंट ईयर में जो ये 40,000 ये इंट्रोड्यूस किया है ना, ये इसमें एडेड है। ठीक है, इसमें एडेड है। ओके जी, तो यहाँ पे जो है आपको जो है याद रखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो पूछा जाए तो सिंपली बैलेंस शीट है, लेकिन याद रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ ये भी पूछा जाए कि प्रॉफिट बताया जाए तो सिंपली आपको इस कैपिटल की मदद से प्रॉफिट निकालना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसीलिए होता है क्योंकि उससे हम कैपिटल का अमाउंट निकाल पाए, और उसमें से हम जो है अपने ये जो आपके ड्राइंग वगैरह है, कैपिटल वगैरह है, तो वो सारे ऐड और माइनस करके सिंपली आप जो है अपना प्रॉफिट निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट पूछा नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट निकालना हो तो सिंपली कैपिटल की मदद से निकाला जा सके। ठीक है, तो सर ये भी बता दो कि किस तरीके से निकाला जाता है। ओके, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो। इलुस्ट्रेशन 1 में आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वही लेनी है, और आपको पूछ लिया गया कि प्रॉफिट निकालो। तो लो जी, आपका ये भी डाउट सॉल्व हो गया।
ठीक है। प्रॉफिट जब निकालने के लिए कहा जाए, याद रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो आपकी कैपिटल आई उससे हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, उससे हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे कि करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा गया प्रॉफिट आपको निकालना है 2002 का। ठीक है, तो 2002 का प्रॉफिट निकालना है ना, सिंपली 2002 की आपकी कैपिटल कितनी है वो बताओ। सर 4,40,700, उसमें सिंपली आपने न्यू इंट्रोड्यूस की है वो माइनस कर दो, न्यू इंट्रोड्यूस जो की है वो माइनस कर दो। सिंपली एक काम करो, वो नहीं, मैं आपको जो है एक काम करता हूँ, एक आपको कैपिटल अकाउंट बना के देता हूँ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमेशा आपका बनेगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग है आपका 2,41,200 और यहाँ पे क्लोजिंग है आपका 4,40,700। तो ओपनिंग कितना है 2,41,200। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ जाना है। ओके, 2,41,200 और क्लोजिंग बैलेंस है 4,40,200। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 400 न्यू आपकी इंट्रोड्यूस करी गई है, 400 कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई है, कैपिटल इंक्रीज हुई है 440,000 है। अच्छा हाँ, 40,000 आपकी न्यू इंट्रोड्यूस हुई, तो 40,000 ऐड कर देंगे। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, ये बताना ही भूल गया, कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी साइड जो कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं तो क्रेडिट साइड होगा ना, इसका बैलेंस बीडी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, और बैलेंस सीडी नीचे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता है ना। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो है लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, और लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है तो लाइबिलिटी साइड जितनी भी आपकी जो है एंट्रीज होती है वो उसकी कितनी साइड, कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसकी क्रेडिट साइड होती है तो उसकी बैलेंस बीडी जो है वो क्रेडिट साइड होती है और सीडी डेबिट साइड होती है। अगर कोई असेट हो तो असेट की जो है बैलेंस कौन सी होती है, डेबिट बैलेंस होती है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता ही था, ये मैंने आपको बता दिया। 40,000 न्यू इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद यहाँ पे कहा है कि प्रोपराइटर ड्राइंग कर गया 2,000 पर मंथ के हिसाब से, मतलब कि 24,000 की अमाउंट जो है वो बिजनेस से ले गया, ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग आपको पता हो तो बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल अमाउंट होता है, कैपिटल में से हम ड्राइंग माइनस कर देते हैं जो भी अमाउंट ले गया। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, कैपिटल अकाउंट तो हम बना रहे हैं, तो कैपिटल में से हमें ड्राइंग से अमाउंट का माइनस करना है, तो सिंपली यहाँ पे 24,000। ठीक है, 24,000 जो बच गया है वो आपका प्रॉफिट है, जो बच गया है ये प्रॉफिट है आपका। तो मैं यहाँ पे टोटल लगाता हूँ 4,40,200 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1,83,000 का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल गया, तो प्रॉफिट आपका कितना बनेगा, प्रॉफिट आपका बनेगा यहाँ पे 1,83,000 आपका। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका अमाउंट 1,83,500, ये कैसे हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मिस्टेक करी, आंसर हमारा करेक्ट है, आंसर हमारा करेक्ट है, बस यहाँ पे 700 है, तो उसकी वजह से जो है टू आपका यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज आया है। ओके जी, बाकी हमारी जो है आंसर एकदम करेक्ट है 500। ठीक है जी, आंसर करेक्ट था, वो तो हमने जो है मिस्टेक कर दी थी लिखने में। ओके जी, तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पे फॉर्म में आपको गिवन है, और मैं कहूँगा स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है आप ये फॉलो ना करें, आप फॉलो करें अकाउंट को। ठीक है, अकाउंट से ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इसलिए मैंने आपको जो है रिवीजन वीडियो होते हुए भी आपको जो है यहाँ पे लिखवा के बता दिया है कि आप जो है इस तरीके से ही फॉलो करें। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 आपको पढ़ा दिया जाए, काम खत्म। इस चैप्टर, इसका जो ये टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक, स्टेटमेंट अफेयर। ठीक है, वो टॉपिक खत्म। ठीक है, वो टॉपिक खत्म, फिर हम जो है बैलेंस शीट पे स्विच कर देंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ए एंड बी जो है वो पार्टनर है, ए एंड बी जो है यहाँ पे पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 के हिसाब से, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और नीचे कहा है कि पार्टनर को जो है सैलरी पे करी जाती है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। ओके, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है कैपिटल जो प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे दे कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है वो आपको बाद में समझ में आएगा, इसका मतलब क्या है वो आपको अभी समझाऊंगा जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तब। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट पे करना है आपको 6% ऑन कैपिटल। कैपिटल है तो 6% हम इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को। और अगर पार्टनर हमारे पास से कोई ड्राइंग करता है तो उसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी की टोटल ड्राइंग कितनी है टाइम पीरियड के हिसाब से, उसने हमने कहा दिया है। ठीक है, देखिए ये आपको सिंपली बताया गया है कि आपकी टोटल कब कब ड्राइंग ली गई है, तो सिंपली हम यहाँ पे मंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, इंटरेस्ट आपका 10% है, इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 10% लगता है। ठीक है, इंटू 10% यहाँ पे आपके जो है इंटरेस्ट लगता है हर एक पे, जितना भी अमाउंट ले गए इंटू 10% आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा, और इंटू आपको मंथ कर देना है। इंटू 10% में सबसे पहले ये आपके इंटरेस्ट लगता है वो मैं लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ये देख लेना है कि कितने मंथ तक आपने ड्राइंग रखी इस साल के एंड तक। ठीक है, 13 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब कि ये मंथ आ रहे हैं, ये कितने मंथ आ रहे हैं, ये आपके 11 मंथ आ रहे हैं। तो इंटू 11 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया, तो यहाँ पे सिंपली करो 2000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइड बाई 12। तो ये आपका कितना आंसर आ रहा है, ये आपका कितना आंसर आया, ये आपका आंसर आया 183.33, इस तरीके से। तो 183 हम मान के चलते हैं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद देखो, इसके बाद नीचे कैलकुलेशन आ जाइए। यहाँ पे कहा गया है कि 31 मई को जो है बी की कैलकुलेशन। ओके, तो 31 मई से 31 मार्च तक चले जाओ जल्दी से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, आपके यहाँ पे बनते हैं कितने मंथ, आपके यहाँ पे बनते हैं 10 मंथ। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 167। ठीक है, 167। इसके बाद आप जो है इस तरीके से मंथ की कैलकुलेशन कर लेना, आपको आता ही है। ठीक है, आपको आता ही है। ये लास्ट में आपका जो है यहाँ से मंथ आपको कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे जो है 13 जून से आप अगर देखो तो ये होगा आपका कितने मंथ होगा, यहाँ पे आई थिंक 9 मंथ होगा। फिर 13 सितंबर है तो 13 सितंबर 6, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो है यहाँ पे ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेना। ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेना। अब ज़रा भावना को समझिएगा, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिएगा। जब ये पेमेंट करेगा, ये पेमेंट मतलब कि ये जो मिस्टर बी है और मिस्टर ए है, मिस्टर ए एंड बी जो दोनों है, वो पेमेंट करेंगे तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे? सर नहीं, ये तो आपका जो ये अमाउंट आप लेके गए वो तो पेमेंट करना ही करना है। मिस्टर ए को कितना पेमेंट करना है टोटल? 2000 प्लस 4000 प्लस 2000, तो कितना 8000। 8000 तो उन्हें पेमेंट करना है, प्लस जितना भी ये इंटरेस्ट बनता है वो भी पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मंथ की कैलकुलेशन आपको समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 11 मंथ है, 9 मंथ है, जो मैंने एक दो तो आपको कैलकुलेशन करवा के दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होगी। तो ये तो अमाउंट ए देगा ही देगा, प्लस ये इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना है 533, मतलब कि ए अमाउंट कितना देगा 8000 प्लस 533। बी कितना अमाउंट देगा, बी देगा ये टोटल अमाउंट और प्लस 534 रुपीज़। क्लियर है? तो ये आपको अमाउंट देना है, ये ड्राइंग है उनकी। ठीक है, ये ड्राइंग है। ड्राइंग जैसे ही बोलता हूँ आपको याद आना चाहिए, ड्राइंग कहाँ आएगा, ड्राइंग आएगा आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। कैपिटल लिखते हैं, उसमें से ड्राइंग माइनस होता है, उसमें से ड्राइंग माइनस होता है। ये जो ड्राइंग माइनस हो रहा है, ये जो ड्राइंग माइनस हो रहा है, यही अमाउंट है ड्राइंग की। ठीक है, ये अमाउंट है ड्राइंग की। ठीक है, ये आपका 8000 है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो ये ड्राइंग का अमाउंट है। ओके जी, ये सिंपल सिंपल से आपको बातें समझ में आई है। अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, इसके बाद आपको कहा गया है कि सी इंट्रोड्यूस हो चुका है जी, सी की एंट्री हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे कहा गया है 13 जून को सी को यहाँ पे एज अ पार्टनर स्वीकार करा गया है। ठीक है, और सी को जैसे स्वीकार करा गया, सी जो है 75,000 कंट्रीब्यूशन लेके आया, मतलब कि सी की कैपिटल कितनी है 75,000। ठीक है, 13 जून से पहले तो ए और बी सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग थे। अब यहाँ पे तीसरा आ गया है सी, कब से 13 जून से। ठीक है, 13 जून से पहले पहले तो ए और बी हुआ करते थे। अब यहाँ पे जैसे ही सी आ गया, इसने कहा
कि यहाँ पे इसने कहा कि यहाँ पे सी जो है वो 9 मंथ के लिए प्रॉफिट का आपका जो है 9 मंथ जितना भी प्रॉफिट होगा वो एंटाइटल होगा सी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 13 जून को आ गया है तो 13 जून से 31 मार्च तक जितना भी पीरियड है उस पीरियड में जो भी प्रॉफिट होगा सी भी लेगा। सीधी सी बात है। सी जब 13 जून से आ चुका है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है, उसने कंट्रीब्यूशन कर दिया है, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट में वो शेयर मांगेगा कितने मंथ का? 9 मंथ का। क्या उससे पहले जब सी पार्टनर नहीं था उसका कोई कंट्रीब्यूशन उसे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इसके बाद जब वो एंट्री करा पार्टनरशिप में वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो ये 9 मंथ होते हैं। 13 जून से 31 मार्च देख लेना है, ये उन लोगों ने बता रखा है कि 9 मंथ होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कह रखा है कि जब से सी एंटर हुआ है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो चुका है। पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था 2:1। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब आपका हो जाएगा 1:1। तो यहाँ पे कहा है कि ए ने जो है विड्रॉ कर दिया हिज प्रोपोर्शनेट शेयर, मतलब कि पहले आपका जो है देखो, पहले आपने जो है यहाँ पे 2:1 हुआ करता था। ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का ज़्यादा है। ए का ज़्यादा कब होगा? जब वो कैपिटल ज़्यादा लाया होगा। वो तो हम देखेंगे कितनी लाई है। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा लाया होगा तो ए ने क्या किया? प्रोपोर्शनेट जो कैपिटल है वो वापस ले लिया। मतलब कि 1:1 करना है ना, तो ए ने भी 75,000 रहने दिए और उसकी यहाँ पे मान लीजिए देखिए, ए पहले लाया था, ए ने जो है ये पहले कितना लाया था? मान लीजिए कैपिटल लाया था 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ लाया था। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब समझिए, ए ने विड्रॉ कर लिया, मतलब कि ये 1:1 रेशियो है ना, उसके हिसाब से करने के लिए ए ने प्रोपोर्शनेट अमाउंट विड्रॉ कर लिया। मतलब कि यहाँ पे हर एक का अमाउंट अब कितना हो जाएगा? 75,000। देखिएगा, अब जब सी की एंट्री हुई उसके बाद जो है तीनों का कैपिटल 75,000। ठीक है, 75,000 और 75,000 हो गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसा यहाँ पे कहा गया, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? ए ने जो है अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल वापस ले लिया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल वापस ले लिया है, मतलब कि ये 75,000 को छोड़ के ये जो ज़्यादा अमाउंट डाला था ना, वो उसमें से 75,000 रहने दिए, बाकी का अमाउंट ले लिया। मतलब कि 2 लाख माइनस 75,000, ये अमाउंट बनता है 1,25,000। 1,25,000 वापस ले लिया, 75,000 को छोड़ के 1,25,000 अपने घर पे ले गया, इस तरीके से कहना चाहता है। ठीक है, इसके बाद आपको कह रखा है कि डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे 10%, और न्यू परचेज आपने करी है कुछ 10,000 की फर्नीचर, जिस पे आपको 1/4 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पूरे साल का नहीं, 1/4 सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपका फर्नीचर कितना है? यहाँ पे फर्नीचर आपको यहाँ पे कह रखा है 1,20,000 पिछले साल का। करंट ईयर का तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि नहीं है। याद रखिए, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट है जो आपसे छुपाया गया है, और जब यहाँ पे ये दे दे, ये डैश, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नील है। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, आपको कोई फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे नील है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है करंट अकाउंट की, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मैंने अभी कहा था कि जब आप करंट अफेयर के यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये बनाना है, तब आपको जो है यहाँ पे सिंपली कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ऐसा मैंने यहाँ पे कहा। लेकिन क्वेश्चन में जब आपको ये दे दे कि करंट अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ भी क्वेश्चन में दे दे, तो सिंपली कैपिटल अकाउंट को आपको कैंसिल कर देना है, कैपिटल अकाउंट को कैंसिल कर देना है, और कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट बनाना है। सुनिएगा, करंट अकाउंट की अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करते हुए करंट अकाउंट आप बनाएंगे। ठीक है, करंट अकाउंट आप बनाएंगे। ओके, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट जैसा ही होता है, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, वो अभी हम बनाते हैं। देखिए, आपको सिंपली पूछा गया है कि प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, उसके लिए तो हमें आपकी करंट अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करंट अकाउंट से हमें जो अमाउंट मिलेगा उससे ही हमें जो है प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। इसके बाद करंट आपका जो है अकाउंट ऑफ पार्टनर, ये कह भी दिया कि करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आपको बनाना है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपको जो है बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आप सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिए। ठीक है, और हेडिंग लिखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख देंगे। क्रेडिटर आपको पता है, फर्नीचर में कुछ यहाँ पे है। फर्नीचर में क्या था? कहा गया था कि 10% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, और 10,000 न्यू परचेज करी इस साल, जिस पे आपका जो है 1/4 डेप्रिसिएशन लगाना, मतलब कि
10,000 इंटू 10%, और इंटू आपको करना है आपका 1/4, ठीक है, 1/4। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 1/4, तो ये आपका आंसर आ रहा है 250। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसका 250, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ पे अमाउंट दिख रही है, इस पे तो पूरा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे पूरा 10% लगना है, इसमें पूरा 10% आप लगाएंगे इंटू 10%, कितना आ रहेगा 12,000, और प्लस इसमें 10,000 हमने न्यू इंट्रोड्यूस करा है, न्यू परचेज करा है आपने फर्नीचर, जिस पे भी आपका 10% लगेगा, लेकिन 1/4 के हिसाब से, लेकिन 1/4 के हिसाब से लगेगा इंटू 1/4, ठीक है, इस तरीके से लगेगा। तो आपके यहाँ पे मैं पूछूँ, आपको यहाँ पे मैं पूछूँ कि आपकी जो है करंट ईयर की अमाउंट कितनी बन गई, तो आप कहेंगे कि 1,20,000 तो था, आप कहेंगे 1,20,000 का फर्नीचर था, ठीक है, ओके। 12,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा, 12,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा, और ये अमाउंट बन गया कितना, ये अमाउंट बन गया 1,20,000 माइनस 12,000, ये अमाउंट बन गया 1,08,000, ठीक है, 1,08,000। फिर आपने कहा कि न्यू हमने जो है फर्नीचर परचेस करा 10,000 का, लेकिन इस 10,000 पे हमने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना कितना कैलकुलेशन किया था 250 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो माइनस कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो है अमाउंट आ गया कितना, ये अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,08,000 प्लस 10,000 माइनस 250, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 1,17,750। ये फर्नीचर का करंट ईयर का, मतलब कि ये 2002 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ये 2002 का अमाउंट आ गया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फर्नीचर एसेट साइड आएगा, ठीक है, फर्नीचर आप देख सकते हैं, ओके, ये अमाउंट आपका मैच हो गया, ओके, फर्नीचर का काम खत्म। इसके बाद तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, जो है एडवांसेस गिवन है, क्रेडिटर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, डेटर है, इन्वेंट्री है, लोन है, ठीक है। लोन यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको अमाउंट निकालना नहीं है, ठीक है। डैश का मतलब है कि करंट ईयर में कोई लोन नहीं है, इसे हमने पेड कर दिया है, ठीक है, पे कर दिया है, और यहाँ पे करंट ईयर में कोई भी हमारी लोन नहीं है, तो करंट ईयर में कुछ भी नहीं है तो मत लिखना। इसके बाद कैश एट बैंक जो है आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो सिंपली आप उसे लिख सकते हैं। एडवांसेस आपको गिवन है, इन्वेंट्री आपको गिवन है, इसके बाद डेटर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैश एट बैंक भी आपको गिवन है, और करंट सॉरी ये आपका नहीं, यहाँ पे कहाँ गया लोन अमाउंट है, ये रहा, लोन अमाउंट कहना था। लोन अमाउंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट ईयर में कोई लोन नहीं था, तो हमने नहीं लिखा, क्रेडिटर आपको गिवन है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इसके बाद गिवन है कि करंट अकाउंट जो है ये आपका 5,000 और 2,000 आपको अमाउंट दे रखी है। कौन सी अमाउंट है, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग का यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। अब ओपनिंग का अमाउंट दे रखा है, तो सिंपली आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे आप जो है करंट अकाउंट तो आपका जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएगा, ठीक है, कैपिटल जैसे हम करते थे। यहाँ पे आप देखो तो इलस्ट्रेशन 1 में जो कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे कैपिटल कैसे आता था, ठीक है, और फिर आपको जो है प्रॉफिट निकालना था तो एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे। बस यहाँ पे कैपिटल नाम मिटा दो और उसकी जगह करंट अकाउंट लिख दो। यहाँ पे भी ये जो अकाउंट बनाते थे करंट अकाउंट लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम करने, एक अकाउंट बनाना और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो है उसकी एंट्री कर देना। एंट्री में याद रखिए यहाँ पे कहा है कि एक 5,000 जो है उसकी क्रेडिट बैलेंस है और एक आपकी डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट जब बनाओगे, देखो ये करंट अकाउंट है, इसमें कहा कि जो बी के लिए है वो डेबिट बैलेंस है आपकी 2,000, और सी का ए का, पहले तो ए और बी हुआ करते थे, उसकी जो है क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे एंट्री कर दी, समझना जरा, यहाँ पे एंट्री कर दी, ओके। अब इसकी एंट्री आपकी जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी आएगी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में उल्टी एंट्री आएगी, जो डेबिट कह रहा है यहाँ पे क्रेडिट आएगी, क्योंकि अकाउंट में जो डेबिट होता है वो यहाँ जाके क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो बी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका करंट अकाउंट में जो डेबिट हुआ था, और यहाँ पे ये अमाउंट जो है आपका यहाँ पे जो है आपका कहाँ गया करंट, ये रहा ए का 5,000। ऐसा क्यों हुआ, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो असेट है, असेट की डेबिट साइड होती है, हालांकि ये आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा कि ये क्रेडिट साइड है, लेकिन ये क्रेडिट साइड थोड़ी ना है।
असेट की हमेशा डेबिट साइड होती है और लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो असेट की डेबिट साइड यहाँ पे है, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पे डेबिट साइड, तो यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट 2000, वो डेबिट साइड लिखना है तो डेबिट साइड लिखा है हमने। ठीक है, ये डेबिट साइड लिखना है, वो डेबिट साइड लिखा, और क्रेडिट साइड 5000 है, वो यहाँ पे 5000 क्रेडिट साइड लिखा। ये फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आते हैं, लेकिन बताना जरूरी है। ओके जी, इसके बाद आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये सारी एंट्री हो चुकी है। अब सिंपली जो है आप देखो, यहाँ पे मुझे ये अमाउंट पता चल गई है और ये अमाउंट पता चल गई है। ठीक है, अब सिंपली आप देखो इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूँ तो ये 1,20,000 इस तरीके से टोटल लगाओगे, और ये आपका ये टोटल इसका जो बैलेंस, ये क्रेडिट और इसमें से ये माइनस कर दिया। ठीक है, एसेट साइड की, क्रेडिट नहीं असेट साइड की ये टोटल लगाओगे तो ये आपका 3,42,000 आएगा। उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दोगे तो बचा अमाउंट कौन सा मिलेगा, कैपिटल का अमाउंट मिलेगा आपको यहाँ पे 2,25,000। अब मुझे बताना कि 2001 में कितने पार्टनर्स थे। सर 2001 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, क्योंकि 2002 में सी तो 2002 में आया। ठीक है, सी तो 2002 में, और 2002 में भी 13 जून को आया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो 2 ही पार्टनर हुआ करते थे, तो इसे जो है 2:1 में बांट देना है। कैपिटल आपकी इस तरीके से है। ठीक है, कैपिटल आपकी इस तरीके से है, तो 2 लाख इंटू 2,25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे ए का आ गया 1,50,000 और बी का आ गया 75,000। क्लियर है, 2001 का काम खत्म। इसे भी मार्क कर लेते, 1,50,000 आ गया और 75,000 आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ने एक चीज़ हमेशा पहले से ही कह दी थी कि जब सी इंट्रोड्यूस करता है 2002 में, वो 75,000 लेके आया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 हो गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ कही थी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप कैपिटल के हिसाब से, मतलब कि आप प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम है। देखिए यहाँ पे जो है आपका, आप कह सकते हैं कि ये 2.1 जो है 2:1 जो है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो नहीं है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है कौन से रेशियो में, ठीक है, तो आपको जो है सिंपली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लेना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन में तो आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको जो अपना प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है उसी रेशियो में आपको कैपिटल को बाइफरकेट करना है। तो यहाँ पे वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल रेशियो मानेंगे और 2:1 हमने लिख दिया। क्लियर है, 2:1 हमने लिख दिया। और यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी बता रखा था कि 1:1 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब कि तीनों की कैपिटल एक समान है। तो अगर सी की कैपिटल 75,000 है तो बाकी दो की सीधी सी बात है 75,000 ही होगी। क्लियर है, तो ये भी आपका जो है 75,000 ये आपका आ गया। क्लियर है, ये 75,000 और ये 75,000। क्लियर है, तो इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो 2001 में सारी अमाउंट हमें पता थी, तो हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली उसे हमने कह दिया कि कैपिटल है। यहाँ पे तो हमें कैपिटल की अमाउंट पता है, हमने लाइबिलिटी पता है, टोटल एसेट की पता है, तो जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट बच गई वो क्या होगी, करंट एसेट। क्योंकि यहाँ पे 2001 के लिए करंट एसेट की अमाउंट हमें पता थी, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 2002 के लिए करंट एसेट की अमाउंट नहीं पता है। ठीक है, तो उसके लिए हम निकालेंगे, उसके लिए करंट एसेट की अमाउंट निकालेंगे। सिंपली आप जो है बैलेंस, आपका जो है कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ज़रा लिखिए। असेट साइड का टोटल 4,27,500 है, और मैं लाइबिलिटी उसमें से माइनस करूँ तो यहाँ पे -75,000 और -30,000, तो ये आपका अमाउंट आएगा। ये अमाउंट आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,72,500 है, 1,72,500 है। ठीक है, अब सर ये बता दो कि ये बाइफरकेट कैसे हुआ है। बाइफरकेट अभी नहीं देखना, हमने सिंपल से यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर निकाला है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, अब करंट अकाउंट में आ जाओ, करंट अकाउंट में आप यहाँ पे आ जाओगे। करंट अकाउंट में जो है आपकी
कौन सी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था 8000 और पार्टनर ए और बी की ड्राइंग जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, क्वेश्चन में आप फिर से बताना पड़ेगा। 8000 आपकी ए की ड्राइंग है और यहाँ पे बी की ड्राइंग जो है वो 16000 है। ठीक है, 16000 है, तो यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले वो ड्राइंग लिख दी। उसके बाद ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट हमने लिख दिया। ठीक है, और वो जो है ड्राइंग ए और बी ने ही करी है, सी ने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा था कि सैलरी हर एक पार्टनर को दी जानी चाहिए, और सैलरी कितनी दी जानी चाहिए, सैलरी आपको कितनी देनी है, सैलरी देनी है आपको जो है यहाँ पे कहा गया था 2000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब 2002 की बात करूँ तो ए और बी तो पूरे साल है, तो उसे तो 12 मंथ की देंगे, 2000 इंटू 12। ठीक है, लेकिन सी की बात करूँ तो सी तो सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ के लिए आया है। 2002 में तो जो है उसने 9 मंथ के लिए आया। ठीक है, बीच में से आया था, पूरा साल नहीं है, तो उसे 9 मंथ की सैलरी देनी है, उसे 9 मंथ की सैलरी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 24,000 आएगा, लेकिन इसे 9 मंथ की देनी है, मतलब कि 2000 इंटू 9। ठीक है, 2000 इंटू 9। क्लियर है? ओके, यहाँ पे ओके जी, तो ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। जैसे इंटरेस्ट हम यहाँ पे आपका ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना है। ड्राइंग पे 6% हमने इंटरेस्ट लिया, सॉरी ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट लिया, तो कैपिटल पे आपको 6% इंटरेस्ट भी देना है। 2002 में कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आपको देना है, कितना, 6%। 6% आपको कैपिटल देना है, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देख लो, कैपिटल पे आप जो है इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता दो कि कैपिटल का अमाउंट कैसे आया, मतलब कि किस पे 6% लिया है। हाँ जी, तो वो भी बता देते हैं। देखिए, कैपिटल का अमाउंट कैसे आया, तो मुझे बताइए कि सी कब आया। सी कब आया है, सी आया है 13 जून को। मतलब कि 13 जून से तो जो कैपिटल चलता आ रहा था, कितना कैपिटल था, पहले जो चलता आ रहा था 1,50,000 ए लाया था और 75,000 बी लाया था। ठीक है, तो वही कैपिटल चलता आ रहा होगा सर। हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा है कि जब 13 जून को सी आया, उसके बाद ए ने जो है अपना जितना ज़्यादा कैपिटल था वो वापस ले लिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1,50,000 था ना, तो 75,000 को छोड़ के जितना भी अमाउंट यहाँ पे था वो वापस ले लिया। मतलब कि पहले तो यही आपकी कैपिटल हुआ करती थी, और हमने तो ये निकाल भी ली है, पहले ये कैपिटल है। ठीक है, तो इस पे आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन कब तक, 13 जून तक। 13 जून के बाद जो है आपकी कैपिटल कितनी हो गई, ये आपकी कैपिटल हो गई इक्वल। तो 13 जून के बाद जो 9 मंथ है उस पे आपको 6% इस पे देना है, ए कैपिटल पे। ठीक है, लेकिन ये 3 मंथ का जो है आपको ए और बी को जो है इस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है। देखिए कि 1,50,000, देखिए 13 जून तक ये आपका अमाउंट है, 13 जून तक। तो 13 जून तक मतलब कि अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ, अप्रैल मई जून। और 13 जून के बाद कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ। तो 9 मंथ के लिए 75,000 हो गई थी। उसने कहा था कि ए ने जो है वो अपना रिमेनिंग अमाउंट वापस ले लिया। ठीक है, 13 जून के बाद तो तीनों पार्टनर की 75,000 ही हो चुकी थी। ठीक है, बस दिक्कत है कि 13 जून से पहले अगर किसी की आपकी कैपिटल ज़्यादा है तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना है। बी में कोई दिक्कत नहीं है, देखो बी में तो पहले भी 75,000 थी, बाद में भी 75,000, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सी को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले वो था नहीं और उसके बाद आया तो 75,000 लेके आया। दिक्कत ए को है, ए के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोनों की। पहले 1,50,000 था, तो उस पर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से देना पड़ेगा 3 मंथ का। ठीक है, तो देखो 1,50,000 3 मंथ के लिए पहले 6 मंथ दिया 6%, और 9 मंथ का 6%। बी के लिए और सी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जितने मंथ आए थे वो आपको देना है। देखिए बी तो पूरा साल होता, ठीक है, ये 3 मंथ और ये 9 मंथ। ए और बी पूरे साल थे 12 मंथ के लिए, तो ए और बी पूरे साल के लिए था, लेकिन ए बी ने तो अपनी जो है कैपिटल रिमेनिंग ही रखी है, 75,000 ही रखी है पूरे साल। तो पूरे साल का 6% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट इतना मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आपका आ गया। ये वही आपकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो आपका यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है।
क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट, और यहाँ पे दो चीज़ें हमें चाहिए। कौन कौन सी? यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, तभी हम जो है करंट अकाउंट का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल पाएंगे। और बैलेंसिंग फिगर निकाल पाओगे तो हमारा जो ये अटका हुआ काम है, ये जो अटका हुआ काम है वो हम पूरा कर पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि हमें यहाँ पे ये अमाउंट पता चल गया कि टोटल कितना है, लेकिन बाइफरकेट रेशियो हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे बाइफरकेशन किस तरीके से किया जाए वो हमें पता नहीं है। तो हम सिंपली ये करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहीं से निकाल ले, वो कहीं से निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे सिंपली सारी चीज़ें मिल चुकी है, करंट अकाउंट में आप अपना एक प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो तो सिंपली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तो प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी पूछ रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी पूछ रखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए भी करंट अकाउंट ही बनाना है, करंट अकाउंट ही बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ये इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनाया है, ठीक है। आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरी मानो तो आपको स्टेटमेंट ऑफ आपका जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से बनाना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हमेशा याद रखिए कि कोई बाइफर्केशन वाइज नहीं बनता है, वो टोटल अमाउंट बेस बनता है, ठीक है। वो टोटल अमाउंट बेस बनता है, वहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे सिंपली देखो कि आपको जो है करंट अकाउंट में जो जो चीज़ें पता थी वो सारी लिख लेनी है, जो जो चीज़ें पता थी वो सारी लिख लेनी है। यहाँ पे देखो 2000, यहाँ पे टोटल बेस होगा, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। आप जो है बाइफरकेट करें या फिर इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से लिखिए, और टोटल यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, यहाँ पे टोटल अमाउंट का रेलिवेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट का रेलिवेंस है, मतलब कि एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे देखो, ये आपका ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग है। तो यहाँ पे ये ड्राइंग है, आप इस तरीके से लिखेंगे, देखिए ड्राइंग हो गया ए का और बी का, ठीक है, ये 8000, ये 16000, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आप जो है इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है। आपको इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, ये वाला आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आपका जो है टोटल आपका कितना आ रहा है 24,000, तो 24,000 ये अमाउंट कॉलम है, ये अमाउंट कॉलम है, ये आपका पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट कॉलम। इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, ये इस तरीके का बनाना है आपको, ये 24,000, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो जो चीज़ें पता है वो मैं पहले लिख रहा हूँ। 2000 ये करंट का आपको पता है, यहाँ पे 5000 ये करंट अकाउंट का जो ओपनिंग आपको गिवन है। इसके बाद 24,000 आपको गिवन है, ये 66,000 जो करंट एसेट में जो जो पता है वो मैं लिख रहा हूँ, जो जो पता है वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी अभी निकाला वो पता है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पता है तो वो यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद आपको कोई और चीज़ यहाँ पे जो आपकी लिखी जा सके, हाँ जी, ये चीज़ पता है मुझे, ये चीज़ मुझे पता है जो जिसके लिए ये 1,17,000 सॉरी 1,72,500 जो अमाउंट है वो टोटल मुझे पता है, बाइफर्केशन पता नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो टोटल बेस बनता है, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, काम ख़त्म। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर आपका जो है यहाँ पे निकल के आ गया, क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर, अब बैलेंसिंग फिगर आपका सिंपली निकल के आ गया है। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर क्या है आपका, शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग आपका जो है यहाँ पे निकल के आ गया, ये देख लो, ये प्रॉफिट शेयरिंग निकल के आ गया है, ठीक है। अब ये सर ये बता दो कि ये बाइफर्केशन किस तरीके से हुआ। आपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो है आपका अमाउंट आ गया 1,15,067 रुपीज़, वो बाइफर्केट किस तरीके से हुआ है? तो बाइफर्केट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमेशा आपका जो है कैपिटल बेस होता है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन ने भी कहा था कि आपका कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो दोनों सेम है। क्वेश्चन ने ही कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल रेशियो कंट्रीब्यूशन आपको दोनों को अभी सेम चल के लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से होगा, सिंपल है कि यहाँ पे आपको सिंपली कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है।
यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अमाउंट कितना है, 1,15,067 आपका जो है अमाउंट मिला है। इसे बाइफरकेट करना है हमें, सिंपली इसे बाइफरकेट करना सीखना है। आइए देखिए, सबसे पहले ये पूरे साल का है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बाइफरकेट करना होगा कि 3 मंथ पहले जहाँ पे ए और बी ही हुआ करते थे, और फिर 9 मंथ जहाँ पे ए बी सी तीनों लोग हुआ करते थे। ठीक है, ये 3 मंथ और ये 3 मंथ पे याद रखिए कि आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन होता था वो 2 जेम 1 पे होता था, और जैसे ही 9 मंथ में आ गए 1 जेम 1 हो गया। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये 12 मंथ का है तो इसका 3 मंथ का अमाउंट कितना होगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ 1,15,067 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो ये 3 मंथ का अमाउंट आपका कितना होगा, टोटल 3 मंथ का अमाउंट होगा 28,767। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैं सबसे पहले ये समझा देता हूँ किस तरीके से मैंने लिखा है। देखिए 3 मंथ का मैंने पहले निकाल लिया, ये पूरे 12 मंथ का है, 3 मंथ का ये हमने निकाल लिया। 3 मंथ के लिए कितना रेशियो है, 2 जेम 1, तो ये 28,767 को 2 जेम 1 में बांट दो। ठीक है, 3 मंथ पहले 3 मंथ में सिर्फ और सिर्फ ए और बी हुआ करते थे, सी नहीं था। तो यहाँ पे 3 मंथ का मैंने सबसे पहले अमाउंट निकाल लिया, उसे 2 जेम 1 में बांट दिया। ठीक है, 3 मंथ का मैंने अमाउंट निकाल लिया, ये 3 मंथ का आपका अमाउंट है, ये आपका 3 मंथ का अमाउंट है, 3 मंथ। ठीक है, और रिमेनिंग इसका मंथ कितना हो गया, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, तो 1,15,067 के से माइनस करो 28,767, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 86,300। ये पूरी रिमेनिंग 9 मंथ के लिए, ये रिमेनिंग 9 मंथ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि 3 मंथ के लिए जो आपका रेशियो था 2 जेम 1, इसे बांट दिया यहाँ पे। ओके, इसके बाद 9 मंथ के लिए तो ये रेशियो आपका 1 जेम 1 हो चुका था, तो तीनों को इक्वली बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे निकाल लिया अमाउंट आपका जो है टोटल, कि ए को यहाँ पे कितना आपको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, और सी को तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने निकाल ली यहाँ पे प्रॉफिट की, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, सिंपली आपको बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे निकाल लिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच गया, वो सिंपली आपका यहाँ पे करंट अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और ये जैसे ही अमाउंट आ गया, जो हमने यहाँ पे अधूरा छोड़ा था वो अब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे करंट अकाउंट का जो अमाउंट था वो हमें मिल गया। ठीक है, करंट अकाउंट का अमाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस थे, ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 5,000 और 2,000, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था जो हमने अभी अभी निकाल लिया। क्लियर है, तो यहाँ पे काम खत्म। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 4 आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि ये जो श्री मोती है, उन्होंने कुछ यहाँ पे इनकम को जो है डिस्क्लोज नहीं करा है, ऐसा यहाँ पे टैक्स ऑफिसर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनका कहना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, असेट लाइबिलिटी यहाँ पे 2000 मतलब कि ओपनिंग बैलेंस इसे कहेंगे, और ये करंट ईयर है, मतलब कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चीज़ें गिवन है, और आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, और आपको कहा है कि वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो क्या सही है उनका कहना कि ये जो मिस्टर मोती है उन्होंने जो डिस्क्लोज करी है इनकम वो गलत है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2 ईयर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो है आपका 4,000 पर मंथ के हिसाब से डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हुआ है, और यहाँ पे डिक्लेयर जो मोती ने जो अमाउंट डिक्लेयर किया है जो इनकम का, वो है 1,05,000 फॉर 2001, और यहाँ पे करंट ईयर का 1,23,000। अब यहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे कि एग्जैक्ट इनकी इनकम कितनी है, और फिर इसे चेक करेंगे कि ये 1,23,000 सही है या फिर गलत। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालना है, मैंने बताया कि आपको जो है करंट अफेयर, आपका जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने से क्या होगा, कैपिटल पता चलेगी, और कैपिटल से सीधे सीधे अगर पता चल गई, उससे हम प्रॉफिट पता चल जाएगा।
ठीक है। बस आपको यहाँ पे याद रखना कि कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर करंट अकाउंट, सिंपल से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि कहीं करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया है देखिए, और यहाँ पे जो है आप स्टेटमेंट आप सिंपल सी पूरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका जो है असेट यहाँ पे लेंगे, असेट से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, असेट और लाइबिलिटी से हमें कैपिटल पता चल जाएगी, और कैपिटल पता चल जाएगी तो इसमें ड्राइंग वगैरह होगा तो हम उसे माइनस कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है असेट वगैरह जो है, कैश इन एंड जो है आपकी ओपनिंग है तो कैश इन क्लोजिंग भी दे रखी है, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी है, डेटर आपको दे रखा है, डेटर यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको एसेट की दे रखी है पुरानी, और करंट ईयर की जो है क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखी है, तो ये सारी असेट में आप सीधे सीधे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि वाइफ ज्वेलरी, उसके लिए असेट है तो असेट यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो है लाइबिलिटी भी गिवन है कि 2000 में आपने आपकी जो है दो लाइबिलिटी हुआ करती थी, एक मोतीज ब्रदर जो है, मोतीज ब्रदर जो है उनको यहाँ पे कुछ अमाउंट उनके पास से जो है कुछ अमाउंट ली गई थी, कितनी 40,000 की, जब वो तब आपकी जो है अमाउंट एज अ लाइबिलिटी दिखती थी। ठीक है, 2000 में फिर सन्ड्री क्रेडिटर थे, लेकिन करंट ईयर में देखो, करंट ईयर में जो है हमने मोतीस ब्रदर को लोन दे रखी है। ठीक है, तो हमारे लिए एक तरीके से ये डेटर है, डेटर है तो असेट साइड दिखेगा। ठीक है, अब वो 2002 का तो हमने सब कुछ पेमेंट कर दिया होगा, अब यहाँ पे वापस ऊपर से हमने मोतीस ब्रदर को इस बार हमने लोन दिया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी एक ही है, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले वही चीज़ हमने लिख दी है। सबसे पहले कैश इन हैंड 2000 और 2002 का दोनों अमाउंट, इन्वेंट्री डेटर वगैरह सब कुछ, मोतीस ब्रदर को जो है हमने 2000 में आपका जो है यहाँ पे लोन दिया है, यहाँ पे 2002 में, और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लाइबिलिटी ली थी ये रही 2000 में 40,000। ठीक है, 2000 की यहाँ पे दो ही लाइबिलिटी थी 75,000, और यहाँ पे 2002 की बात करूँ तो एक ही लाइबिलिटी थी सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये चीज़ें जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने लिख ली है। बस अब यहाँ पे आपको जो है सिंपली कैपिटल मिल गई, आपको सिंपली कैपिटल मिल गई, असेट की टोटल लगाओ, असेट का टोटल लगाओ और लाइबिलिटी का टोटल लगाओ, उसका डिफरेंस यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन आप जो है पूरा अपना जो है इस तरीके से असेट, सॉरी यहाँ पे पूरा आपका जो है स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, लाइबिलिटी और असेट। ठीक है, और यहाँ पे असेट जितनी भी इंफॉर्मेशन है लिख लो, उसका टोटल लगाओ, लाइबिलिटी जितनी इंफॉर्मेशन है उसका टोटल लगाओ, जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी वही अमाउंट है, यहाँ पे भी वही है, असेट का टोटल लगाओ, लाइबिलिटी का टोटल लगाओ, जो आपका बैलेंस निकल गया वो कैपिटल है। अब कैपिटल में सिंपली ड्राइंग वगैरह है तो वो ऐड कर देना, और अगर कोई अमाउंट हमने बिजनेस से दिया है, बिजनेस में आया है तो वो सिंपली माइनस कर देना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बना के मैं दे दूँ, कैपिटल अकाउंट बना के दे दूँ, यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कैपिटल है कितनी, तो ओपनिंग कैपिटल है आपकी 3,13,000 और यहाँ पे है 5,65,000। अच्छा, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग है 3 लाख, कितना है 3,13,000 था, और क्लोजिंग आपको 5,65,000 था। ओके, इसके बाद कोई न्यू ड्राइंग वगैरह कुछ है तो यहाँ पे कहा है कि 2 ईयर का जो है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ, मतलब कि यहाँ पे जो मोती है वो यहाँ पे बिजनेस से 4,000 पर मंथ के हिसाब से 2 ईयर का एक्सपेंडिचर करे है, मतलब कि एक तरीके से ड्राइंग है, मतलब कि बिजनेस से पेमेंट हुआ है, तो 4,000 इंटू यहाँ पे 2 ईयर मतलब कि कितने मंथ हुए 48, 4,000 इंटू 48 आपका अमाउंट आएगा 96,000। ये आपकी ड्राइंग है। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग है तो कैपिटल कम होगी यहाँ पे 96,000। ठीक है, ये किसका है, ड्राइंग का। ओके जी, ये ड्राइंग। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिंपली आपको कहा गया था कि डिक्लेयर इनकम जो है वो इतनी इतनी है। ओके जी, डिक्लेयर इनकम जो है आपकी यहाँ पे कहा गया कि 1,05,000, और करंट ईयर की जो है 1,23,000 ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे डिक्लेयर इनकम यहाँ पे आपको लिखना होगा,
आपकी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ताकि हम जो है बैलेंस हमें निकाल पाए कि आपकी जो है यहाँ पे सरपास इनकम कितनी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है ये बताओ। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर सर ये आ रहा है 3,48,000। तो ये जब कैपिटल अकाउंट से जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट है आपका, ठीक है, ये प्रॉफिट है। ये कैपिटल अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, 2000, ये आपका 2002 का, ठीक है, 2000 से 2002 का। अब मुझे यहाँ बताओ कि आपने जो है टोटल अपनी प्रॉफिट कितना डिस्क्लोज किया, अपनी इनकम कितनी डिस्क्लोज की है। तो 1,05,000 टोटल करना, 1,05,000 प्लस 1,23,000, टोटल कितना आ रहा है 2,28,000। आपने डिस्क्लोज कितना किया, 2,28,000 आपने डिस्क्लोज किया, ठीक है। हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमें पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो है इनकम है, आपका जो इनकम है वो 3,48,000 है, आपने शो कितना किया 2,28,000, ठीक है। मतलब कि कितना कम अमाउंट आपने जो है डिस्क्लोज नहीं किया। तो कितना अमाउंट आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो बैलेंस आपका निकालिए यहाँ पे 2,28,000 आपका दिखाया है, 3,00,000 यहाँ पे 48,000 आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1,00,000 आपका, यहाँ पे 1,20,000 का आपने डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो असेसिंग ऑफिसर जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, नॉट डिस्क्लोज, ठीक है, नॉट डिस्क्लोज आपका यहाँ पे 1,20,000 अमाउंट है। ये 1,20,000 आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमने अमाउंट निकाल लिया, क्लियर है, ओके। तो कैपिटल अमाउंट, कैपिटल के लिए हमेशा आप अकाउंट बनाइए, स्टेटमेंट में आपको जो है समझ में ना आए तो, ठीक है। अब आ जाइए जल्दी से, अब हम जो है आपके जो है 4 इलस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं और करंट ये आपका जो ये आपका पेटेंट था कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, वो काम खत्म हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का काम खत्म हो गया। अब हमें जो है स्विच करना है आपको जो है बैलेंस शीट वगैरह पे, ठीक है। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, आपको ट्रेडिंग पीएनएल पूछा जाएगा, बैलेंस शीट पूछी जाएगी, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तक कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन होते थे, अब यहाँ पे हम करेंगे आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको कहा है, क्वेश्चन में आपको कहा है कि यहाँ पे आपको जो है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है 31 मार्च का, और यहाँ पे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सिंपली बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओके, लाइबिलिटी एसेट वगैरह, और नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है एडिशनल, और इसके नीचे अदर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो अब यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं मार्क कर लूँगा जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका सबसे पहला काम होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया जाए और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे मार्क कर लिया जाए। सबसे पहले बैलेंस आपको यहाँ पे कहा है कि बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, आपको अमाउंट जो है वो 20,000 और बिल्स पेएबल जो है एक्सेप्ट किया है 16,000। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल कुछ यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे अगर है तो उसे मार्क कर लेंगे, हाँ जी। तो यहाँ पे इसे मार्क कर लिया, बिल्स पेएबल और रिसीवेबल भी है, हाँ जी रिसीवेबल भी है। और बिल्स रिसीवेबल और पेएबल की बात करें तो उसी के साथ सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर पे भी कुछ अफेक्ट आ जाता है, तो उसे भी हम अभी मार्क कर लेते हैं, फिर देखेंगे अगर अफेक्ट आता है तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उससे रिलेटेड हमें पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि ओल्ड फर्नीचर हुज रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 31 मार्च को यहाँ पे 2001 को यहाँ पे 20,000 है, जो सोल्ड कर दिया हमने 8,000 में, मतलब कि 20,000 की वैल्यू का फर्नीचर था जिसे हमने सोल्ड कर दिया कितने में, 8,000 में, ठीक है। इसके बाद आपको कहा है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है, बिल्डिंग पे आपको जो है बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे 10% और मोटर कार है आपके पास तो 20%, ठीक है। और यहाँ पे याद रहे कि जो आपने ये एडिशनल यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे फर्नीचर परचेज करा है, ठीक है, एडिशनल आपका जो है नया फर्नीचर, आपने दूसरा फर्नीचर परचेज करा है, तो उस पे आपको जो है हमेशा 6 मंथ का जो है कैलकुलेशन करना है, मतलब कि उस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का ही देना है, ठीक है। बाकी पूरे अमाउंट पे आपको जो है यहाँ पे फर्नीचर देखो, फर्नीचर 60,000 का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 60,000 का फर्नीचर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अमाउंट है उस पे आपको जो है यहाँ पे जो ये 20,000 को छोड़ के जितना अमाउंट बच गया उस पे पूरा 10% का डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका बात निकल ही आया है तो पूरा ही समझा देता हूँ
यहाँ पे आपको कहा है कि 20,000 60,000 और 68,000 ओपनिंग और यहाँ पे देखो 60,000 और 68,000 यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, तो 60,000 और 68,000 ये आपको अमाउंट गिवन है। ठीक है, ये इस तरीके से अमाउंट गिवन है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे कहा है कि आपको जो है पिछले 31 मार्च पिछले साल की यहाँ पे ये 31 मार्च की कैलकुलेशन है। ये 31 मार्च किसी कौन सा है ईयर, यहाँ पे ईयर आपको 2001 और 2002, ये 2001 का है और ये 2002 का है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि ये जो 60,000 है ना, ये जो 60,000 है ना, इसमें से 20,000 सुनना, ये इसमें से 20,000 का जो हमने यहाँ पे फर्नीचर है उसे हमने 8,000 में सोल्ड कर दिया, 8,000 में सेल कर दिया है। ठीक है, 8,000 में सेल कर दिया। अच्छा, इस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20,000 पे 6 मंथ का, उसने ही कहा है 6 मंथ का चार्ज करना है और परसेंटेज कौन सा है 10%, तो 10% के हिसाब से। अब मुझे बताना कि इस पे डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, तो 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 10%, तो ये आपका डेप्रिसिएशन बन रहा है 1,000। ठीक है, मतलब कि आपकी जो ये अमाउंट है वो कितनी है 20,000, उसमें डेप्रिसिएशन अब तक का कितना लगा होता 1,000, मतलब कि ये आपका यहाँ पे आपने जो 8,000 में सेल करा फर्नीचर, उसकी रियल अमाउंट क्या थी, उसकी रियल अमाउंट थी 20,000, टोटल अमाउंट थी, उस पर डेप्रिसिएशन था 1,000, ये था आपका 19,000 का फर्नीचर। तो 19,000 का फर्नीचर जो है आपने 19,000 का फर्नीचर जो है आपने 8,000 में सेल कर दिया, गलत किया, लॉस किया है आपने। ठीक है, लॉस कर दिया ना, 19,000 का फर्नीचर था, डेप्रिसिएशन हमने माइनस करके वैल्यू निकाली और आपने जो है उसे 8,000 में सेल कर दिया, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस आपने करा है तो लॉस भी आपका एंट्री होगा। तो यहाँ पे देखो एक बार फर्नीचर अकाउंट आप देखो, हर एक अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हर एक अकाउंट आप बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है फर्नीचर में आपको जो है पहले तो 60,000 ओपनिंग और क्लोजिंग आप लिख देंगे 68,000। ठीक है, 68,000, वो 6,800 अभी मत देखो, 68,000 आपने। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सेल कर दिया है फर्नीचर, आपने फर्नीचर कितने का सेल कर दिया, आपने फर्नीचर जो है 8,000 में सेल कर दिया है, लेकिन वो था 19,000 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉस भी किया है आपने, कहीं ना कहीं आपने लॉस भी किया है। 8,000 में आपने तो सेल कर दिया और इसकी एंट्री जो है सेल करी है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में भी इसकी एंट्री होगी। ओके, डेप्रिसिएशन 1,000 चार्ज किया था इस साल, 19,000 का टोटल था, 19,000 का यहाँ पे 20,000 का टोटल, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का ये फर्नीचर था। ठीक है, जिसमें 1,000 आपने जो है यहाँ पे 1,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसके बाद ये यहाँ पे 8,000 में सोल्ड कर दिया, 19,000 बचे, 19,000 में से 8,000 में सोल्ड कर दिया आपने। नुकसान कितने का किया, नुकसान किया 11,000 का, तो 11,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का टोटल जो है आपका 20,000 आना है, इन तीनों का टोटल जो है आपका 20,000 आना है। ठीक है, क्योंकि ये 20,000 का फर्नीचर था जिसमें से 11,000 का आपने लॉस किया, 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 8,000 में फाइनली आपने उसे बेच दिया, तो लॉस किया है आपने। ठीक है, उसकी एंट्री करिए। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जो रिमेनिंग फर्नीचर है, ये तो 20,000 का बेचा ना, 20,000 का बेचा है, रिमेनिंग फर्नीचर जो है उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, उसे तो हमें सिंपली 10% पूरे अमाउंट से जो है आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहाँ पे आपका जो 10% आप चार्ज करेंगे, लेकिन कितने यहाँ पे फर्नीचर है, इस साल के फर्नीचर है कितने, इस साल के जितना भी फर्नीचर होगा पूरे साल का उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस साल का फर्नीचर है कितना, देखिए 60,000 इस साल का फर्नीचर नहीं है। आप कहेंगे कि सर देखो 68,000 और 60,000 रिमेनिंग कितना 8,000, इस साल का परचेजेस कितना 8,000, उस पर 10% दे दो, गलत। क्योंकि इसने कहा है कि पहले तो ये 60,000 आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी गलती हो गई थी, उनकी गलती जो है उन्होंने सुधारी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिया कि 20,000 हमने शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही 20,000 फर्नीचर जो 20,000 का वो फर्नीचर हमने बेच दिया।
वो बेच दिया तो इसका मतलब है कि हमें ओपनिंग बैलेंस 60,000 नहीं लेना है, हमें ओपनिंग बैलेंस अब आपका हो कितना गया, 60,000 था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20,000 का बेच दिया। ठीक है, 60,000 का ही था ओपनिंग बैलेंस, लेकिन 20,000 का बेच दिया तो आपका अब आपका हो कितना गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया 40,000। ठीक है, अब 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 68,000 का है, तो बीच में आपने न्यू परचेजेस कितनी करी है सर, न्यू परचेजेस करी है 28,000 की। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट। ठीक है, तो 28,000 की परचेजेस करी है, जिस पे 10% का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कि 2,800। ठीक है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये जो न्यू परचेजेस बीच पीरियड में आपने जो है न्यू परचेजेस करी, उस पर इन्होंने कहा है कि पूरा ही डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 12 मंथ का, तो ये 12 मंथ का चार्ज किया। और 40,000 जो आपका रिमेनिंग था ही, ठीक है, यहाँ पे कहना क्या चाहता है, 40,000 का तो आपका पहले से ही था फर्नीचर, 28,000 का आपने परचेज करा, टोटल आपका अब क्लोजिंग बैलेंस में 68,000 का दिख रहा है, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 28,000 पे 10% आपने चार्ज कर दिया, और मैं यहाँ पे 40,000 पे भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये थोड़ी ना फ्री में एसेट आई है, ठीक है, ये फ्री में एसेट थोड़ी ना है, इस पे भी आपको 40,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कि ये आपका हो गया 4,000। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,800 प्लस 4,000, ये आपका 6,800 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, देखो ये तो आपका हो गया। शॉर्टकट ट्रिक है कि क्लोजिंग बैलेंस पे आपका जितना भी बैलेंस है, ये आप सिंपल समझ लो, 40,000 और 28,000, ये क्लोजिंग में आपकी उतनी ही बैलेंस दिखेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने जितनी भी पूरे साल में सेल परचेजेस करी है, वो सिंपली आपको क्लोजिंग बैलेंस में दिखेगी। तो इसे भी सीधे डायरेक्ट अगर 10% कर दो, तो सिंपली वही आना है 68,000। ठीक है, वही आना है 68,000। मैंने तो आपको लॉजिकली बता दिया कि 28,000 और 40,000 ये आपको यहाँ पे इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है, तो 6,800 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर देंगे, तो 6,800 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 6,800 का डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे 28,000 का आपको, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 28,000 का क्या है, 28,000 का आपने जो है यहाँ पे डिफरेंस था, जो आपका न्यू परचेजेस थी। ठीक है, 28,000 की न्यू परचेजेस थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बस यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, ये एक दिक्कत ये है कि 68,000 आपने टोटल यहाँ पे असेट दिख रही है, फिक्स आपकी जो फर्नीचर है, उसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस दिखाना चाहिए था, जो आपने गलत किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अलग से आपको नाम देना होता है। देखो यहाँ पे आपने 6,800 अलग से दे दिया, यहाँ पे 68,000 की क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, 68,000 माइनस डेप्रिसिएशन ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो 61,200 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे याद रहे कि आपकी ऐसे क्वेश्चन आपको जो है भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन कि जहाँ पे आपको इस तरीके की क्वेश्चन दिखने को मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा और नीचे कहेंगे कि डेप्रिसिएशन हमने माइनस ही नहीं किया, तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना, तब जाके आपको जो है रियल क्लोजिंग बैलेंस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली फर्नीचर का पूरा काम ख़त्म कर दिया है हमने, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आगे क्या कहा गया है कि डेटर जो है यहाँ पे 8,000 के है, शुड बी राइट ऑफ एज अ बेड डेट एंड रिजर्व, जो आपका डेटफुल आपका डेप्ट है, डाउटफुल डेप्ट है, वो 2% है, मतलब कि 8,000 तो आपके जो है राइट ऑफ कर दिए गए हैं, वो 2,000 जो है डाउटफुल डेप्ट है। ठीक है, अब ये 2% किस पे चाहे आपको जो है बनाना है, जितने भी आपके क्लोजिंग डेटर है, ठीक है, क्लोजिंग डेटर कितने हैं उस पर 2% बनाना है, तो क्लोजिंग यहाँ पे डेटर जो है 1,60,000 तो दे रखा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा है, तो सिंपली आपको उसका अकाउंट बना लेना है, डेटर अकाउंट। ठीक है, डेटर अकाउंट आपको बना लेना है, यहाँ पे आप ओपनिंग पहले लिख देंगे 1,60,000 जो गिवन है। ठीक है, 1,60,000 जो आपको गिवन है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे 8,000 जो आपका राइट ऑफ हो चुका है वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स आपका जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा था बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, बिल्स रिसीवेबल जो है आपको यहाँ पे कहा है कि 20,000 है, और बिल्स पेएबल जो क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे जहाँ पे 60,000 लिखना है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जो है आपका ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट जो है वो 20,000 है।
मतलब कि जितने भी बिल्स रिसीवेबल ज़्यादा मिलेंगे, डेटर आपके इंक्रीज हो गए, और डेटर इंक्रीज हो गए तो सीधी सी बात है, असेट में इंक्रीज करना है तो उसे सिंपली आपको डेबिट करना चाहिए। लेकिन अच्छा, यहाँ पे वर्ड दे रखा था क्या, ड्रॉन किया गया, मतलब कि आपके जो है बिल्स रिसीवेबल खत्म हुए। बिल्स रिसीवेबल अगर खत्म हुए तो आपको असेट को कम करना है तो सिंपली उसे क्रेडिट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है रिसीवेबल अकाउंट कहाँ चला गया, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट ये रहा। तो बिल्स रिसीवेबल जो है ख़त्म हो रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कर दो, ठीक है, ताकि डेटर ख़त्म हो जाए। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे उसमें भी आपको ये एंट्री करनी चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे उसमें भी आपकी जो है ये एंट्री होगी आपकी कौन कितने अमाउंट की, 20,000 की। तो 20,000 की बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी यहाँ पे देख लो सन्ड्री डेटर, ठीक है। ये तो आपको आता ही है, ये तो आपको आता ही है। सिंपली आपको यहाँ पे समझना है कि ये आपने एंट्री कर दी, ठीक है। जो जो एंट्री आपको पता है वो आप करते जाइए, ठीक है, वो एंट्री आप करते जाइए। इसके बाद आपको कहा है कि आपको नीचे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि डेटर आपका जो है 8,000, यहाँ पे 2% आपको यहाँ पे बनाना है। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ जिसे हमें बाद में लास्ट में पता देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे शिव कुमार जो है वो मेंटेन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 30% के हिसाब से। ग्रॉस प्रॉफिट है मतलब कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना हो तो उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो लगता है ट्रेडिंग अकाउंट में 30% ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको गिवन है कि सैलरी 8,000 है, ठीक है। यहाँ पे 2001 की 2002 की 10,000 है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका क्रेडिट बैलेंस 40,000 ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, तो यहाँ पे 40,000 आपको सिंपली लिख देना है आपका जो है प्रॉफिट, ये रहा, कहाँ चला गया, ओफो, ये 2002 का है और यहाँ पे 2001 की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो 2001 के लिए भी पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि 2002 के लिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया, फिर आपको जो है बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। फिर आपका नेसेसरी अकाउंट जितने भी थे हमने उसे बनाया। डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर है, डेटर है क्रेडिटर है तो बिल्स रिसीवेबल और पेएबल दोनों बनेंगे, ठीक है। और फर्नीचर अकाउंट ये बनाया। इसके बाद 2001 के पीएनएल की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, पीएनएल की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, इसलिए यहाँ पे जो है हमने अकाउंट बनाया जिसमें आप ये देख सकते हैं 40,000 वगैरह जो है 2001 की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि 8,000 आपने सैलरी पे करी है, आपने 10,000 पे करा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2001 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब कि एक तरीके से लाइबिलिटी है 2001 के लिए। तो 2001 के लिए अगर लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगी। 2001 की बैलेंस शीट अगर बना रहे तो 2001 की आप बैलेंस शीट बना रहे हो जी, यहाँ पे देख लो बैलेंस शीट है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि पीएनएल की हमने क्रेडिट साइड मतलब कि यहाँ पे देखने को मिल गई। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, ठीक है, 8,000 आपको देखने को मिल गई। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि पीएनएल जो है आपको, ये आपका हो गया पीएनएल 40,000 आपका क्रेडिट बैलेंस, ये हमने एंट्री कर दी। और 31 मार्च 2002 की भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है। 2002 बैलेंस शीट में आपका 2002 बैलेंस शीट की 2002 में पहुंच जाओ, उसमें आप जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो 10,000, क्लियर है, 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दी, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कि 20% जो है टोटल सेल और टोटल परचेजेज जो है आर ट्रीटेड एज फॉर कैश, मतलब कि जितनी भी टोटल सेल है और टोटल परचेजेज है उसे कैश मानना है, उसे कैश मानना है तो सिंपली आपका जो है कैश अकाउंट में भी एंट्री जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कि एडिशनल फर्नीचर जो है एडिशन इन फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वॉज नो ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे तो इन्होंने बता दिया कि हमने ये जो यहाँ पे जो ये आपका जो मैंने कैलकुलेशन बताई है जो 20,000 का हमने सेल किया, उन्होंने कहा है कि ओपनिंग में ही सेल किया है, ऐसा यहाँ पे आपको मान के चलना है। तो वैसे भी आपकी एजम्पशन ही बनती थी, ये आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे डाउटफुल डेप्ट में कोई आपकी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वही आपको लेके चलनी है, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सिंपली आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, सेल परचेज आपको सिंपली लिख देनी है। 30% आपको ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना है। जो आपको मैंने आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझा दिया, बाकी काम खत्म है, बाकी काम खत्म है। सिंपली आपको जो है ये अकाउंट पूरे कर लेने हैं और सिंपली आपको जो है इसे काम ख़त्म कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बस इसी तरीके से आपको जो है काम ख़त्म कर देना है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है।
ठीक है। डाउटफुल डेप्ट जो है 2% बनेगा, तो वो 2% किसका बनेगा, 2% आपका जो है डेटर यहाँ पे देखो, डेटर अकाउंट बना रहे थे, डेटर अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका 2% बनेगा। ठीक है, डाउटफुल डेप्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्रेडिट सेल जितनी भी होगी वो आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो यह क्रेडिट सेल कैसे पता चलेगी, क्रेडिट सेल के लिए उसने ऑलरेडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है, क्या कहा है कि 20% आपका केस होता है, तो बाकी का सिंपली क्रेडिट है। तो यहाँ पे टोटल सेल मुझे बताओ कितनी है, यहाँ पे सेल आप पता लगा लोगे, टोटल सेल आप पता लगा लोगे। ठीक है, कितना है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख आपका सेल है। ये 4 लाख कैसे आया, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि क्रेडिट सेल जो है सॉरी कैश सेल जो है वो 80,000 है, और इसने कहा कि हमारा जो कैश सेल का परसेंटेज है वो 20% रहता है। ठीक है, तो सिंपली कहो तो ये 80,000 जो आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, 80,000 जो अमाउंट दिख रहा है वो सिंपली 20% पार्ट है, तो डिवाइड बाई 20% कर लोगे, 4 लाख आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4 लाख आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सेल सिंपल सी मिल जाएगी, सेल आपको मिल जाएगी, तो उस पर आपका जो है जितना क्रेडिट सेल है वो डेटर के लिए आपका लेंगे। ठीक है, डेटर के लिए क्रेडिट सेल कितना है 80%, 4 लाख का 80%, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का आपका जो पेमेंट हुआ है तो वो सिंपली यहाँ पे ले लेना। तो यहाँ पे जितनी भी क्या आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर आएगी उस पर 2% आपका लग जाएगा। ठीक है, उस पर 2% आपका जो है बेड डेट आपका प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सा इलुस्ट्रेशन है, कर लीजिएगा। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर आपका जो है इलुस्ट्रेशन नंबर 6 तो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट आपको सारे अब क्वेश्चन में आपको जो जो मेन पॉइंट है वो आपको बताता चल रहा हूँ, बाकी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो तो आप कर लेंगे। यहाँ पे देखो जो मेन पॉइंट है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 10% चार्ज करने को बोला है, तो वो तो आप कर लेंगे। ठीक है, फर्नीचर एंड मशीनरी दोनों पे आपको जो है 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया 8,000 जो है अगेंस्ट डाउटफुल डेप्ट, 8,000 रुपीज़ जो है वो अगेंस्ट डाउटफुल डेप जो है आपको प्रोविज़न बनानी है। ठीक है, अब याद रहे कि जब आप प्रोविज़न बनाते हैं तो उसकी एंट्री जो है आपकी यहाँ पे डेटर अकाउंट में नहीं आती। डेटर आपका जो है आप अकाउंट बनाते हैं तो डेटर अकाउंट में आप उसकी एंट्री नहीं करते, डेटर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल बेड डेट होती है वही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डाउटफुल जो प्रोविजन बनाते हैं वो प्रोविजन पीएनएल में जाता है। ठीक है, वो पीएनएल में जाता है, डेटर अकाउंट में नहीं। आपको जो है यहाँ पे दिखा दूँ, ये प्रोविजन देखिए 800, और दूसरा प्रोविजन यहाँ पे 2 एंट्री लगेगी, दूसरी एंट्री आप जो है यहाँ पे बैलेंस शीट में आप बनाएंगे, डेटर में से माइनस करेंगे, यहाँ पे डेटर में से माइनस करेंगे। लेकिन जो डेटर अकाउंट बनाओगे आप, डेटर अकाउंट बनाओगे, डेटर अकाउंट में कभी भी आप जो है वो प्रोविजन 800 नहीं लिखोगे। क्वेश्चन में अगर ये कहा है कि 800 का बेड डेट हुआ है, 800 का आपको जो है बेड डेट हुआ है, 800 का बेड डेट। ठीक है, तो बेड डेट हुआ है तो यहाँ पे एंट्री आएगी, डेटर अकाउंट में एंट्री आएगी। लेकिन आप कहे कि प्रोविजन बनानी है तो प्रोविजन की कभी भी डेटर अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, एक्चुअल बेड डेट की एंट्री जो है वो डेटर अकाउंट में आती है। जो मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का वो बता दिया, आप सिंपली उसी एंट्री को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे तो इलुस्ट्रेशन 7 में कोई भी यहाँ पे पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको हार्ड लगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको लगे। जो मेन है वो इलुस्ट्रेशन मुझे 9, हाँ जी इलुस्ट्रेशन 8 है। इलुस्ट्रेशन 8 जो है हर एक पॉइंट आपको बता देना है यहाँ पे मुझे, और आपका जो है क्वेश्चन ख़त्म, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे बिजनेस की, और ऑल परचेजेस ऑल सेल्स जो है वो मेड है इन क्रेडिट, क्रेडिट के हिसाब से यहाँ पे परचेजेस और सेल हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके बाद आपको नीचे सन्ड्री डेटर, बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर वगैरह बताया गया है। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कहा गया कि डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस 600 पर मंथ है। सैलरी आपने जो है वो पेमेंट करी है, एक्सपेंसेस आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ पे कहा गया है। तो मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि जितना आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, आपने जो है अमाउंट है वो आपका है 7,62,750, ये डिपॉजिट किया है आफ्टर पेमेंट। ये सारी पेमेंट करने के बाद ये अमाउंट आपने जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपने पेमेंट किया है तो सिंपली ये कहाँ जाना चाहिए, पेमेंट किया है तो ये पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंसेस है ना तो ये पीएनएल में जाएगा, तो शॉप एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा।
आपके सैलरी पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में डेबिट करेंगे। लेकिन याद रहे पर्सनल एक्सपेंस जो जिसे हम कहते हैं ड्राइंग, वो ड्राइंग आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्राइंग जो है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, सैलरी आपने दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने जो है वो आपने कौन सा शॉप एक्सपेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपने वो पर्सनल एक्सपेंस किया था, जो ड्राइंग थी, वो आपको यहाँ पे दिखेगी बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको वो अमाउंट दिखेगी। ओके जी, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद आपने जो है डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आप बना रहे हैं तो आपको सिंपली वहाँ पे बैंक अकाउंट आप बना रहे हैं तो सिंपली आपको वहाँ पे अमाउंट इंक्रीज कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपका जो है कैश और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ बन रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों आमने सामने एंट्री। बैंक का अमाउंट जो है, बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है, और असेट इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन आपने जो है कैश आपको बैंक में ट्रांसफ़र किए तो कैश तो कम हो गए, कैश कम होता है एसेट कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आमने सामने इस तरीके से एंट्री बन रही है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कहा गया है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से आपने कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, तो बैंक में से आपकी जो है अमाउंट कम हो गई, तो बैंक अकाउंट जो आप बना रहे हैं उसमें आप जो है इस अमाउंट को माइनस करेंगे और कैश में ऐड करेंगे। कैश में ऐड करना है तो कैश और बैंक दोनों ही आपका जो है असेट है। ठीक है, कैश और बैंक आपका दोनों ही असेट है, तो कैश असेट कम ज़्यादा ऐड करना है असेट में तो उसे डेबिट साइड एंट्री कर देना 1,21,000 से। और बैंक में आपको जो है असेट कम करना है, बैंक में से विड्रॉ कर लिया तो बैंक में कम करना है तो उसे सिंपली आप जो है उसे क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो उसे आप जो है सिंपली क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा 1,21,000, ये कौन सा कैश इंक्रीज हुआ इसलिए। और यहाँ पे 1,21,000 क्यों, क्योंकि बैंक में अमाउंट डिक्रीज कर दिया। ठीक है, फाउंडेशन लेवल की एंट्री है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। अब मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि कहाँ कोई एंट्री होने वाली है और आपको जो है सिंपली आपको समझ लेना है। कैश पेमेंट आपका हुआ है टू सप्लायर 77,200 का पेमेंट किया है, कैश कम हो गया। ठीक है, कैश कम हो गया तो कैश में आपको जो है इसे कम कर देना है और सप्लायर को जो है यहाँ पे पेमेंट करा है आपने, कैश कम हो गया और सप्लायर को पेमेंट करा है। ठीक है, और आपने जो है यहाँ पे कहा 25,000 फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए भी पेमेंट करा है तो फर्नीचर का एक एंट्री लगा देना। और केस आपने फर्नीचर के लिए पेमेंट करा है तो केस कम हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद चेक कलेक्ट, यहाँ पे कहा है चेक जो है कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास से चेक कलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि वो डिसऑनर हो गया, वो डिसऑनर हो गया, कलेक्टेड होगा। तो सिंपली ये कहना चाहता है कि आपने जो है यहाँ पे कस्टमर के पास से एक चेक लिया था, वो चेक आपने जैसे ही कलेक्ट किया और उसके बाद बैंक में डाला तो वो डिसऑनर हो गया। जब चेक कलेक्ट किया होगा, चेक कलेक्ट किया होगा तब हमने उसे कस्टमर को ख़त्म कर दिया होगा, डेटर होगा तब। जब चेक हमने कलेक्ट किया होगा तब हमने क्या एंट्री करी होगी, हमने एंट्री करी होगी हमारा डेटर जो है हमारा। जब चेक हमने कलेक्ट नहीं किया था तब हमारा क्या दिख रहा होगा, डेटर 5,700 से हमारा डेटर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे डेटर दिख रहा होगा, ये डेटर अकाउंट आप देख सकते हैं। ठीक है, डेटर दिख रहा होगा, जैसे ही हम उसने हमें चेक दिया हमने डेटर को ख़त्म कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारा चेक आ गया, हमने पेमेंट कर दी, डेटर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, डेटर को हमने ख़त्म कर दिया, तो डेटर को हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे हमने एंट्री कर दी और हमने लिख दिया यहाँ पे बैंक अकाउंट में कि हाँ जी पैसे आ चुके हैं, 5,700 अमाउंट आ चुके हैं। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, फिर आपका जो है वो अमाउंट डिसऑनर हो गया। ठीक है, वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया तो वापस से हमें डेटर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अमाउंट हमें मिला ही नहीं, तो वो जो पर्सन है वो वापस हमारा डेटर बन जाएगा। तो हमने उसे डेटर बना दिया और वापस से जो है यहाँ पे डिसऑनर हो गया, मतलब कि यहाँ पे पेमेंट हमने लिखा था वो डिसऑनर हो गया तो वापस से हमें उसे एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि बिल्स एक्सेप्ट बाय कस्टमर। अब यहाँ पे देखो बिल्स एक्सेप्ट बाय कस्टमर मतलब कि कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है, मतलब कि हमने ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ किया था मतलब कि यह बिल्स रिसीवेबल है। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होता कि बिल्स एक्सेप्टेड
तो उसका मतलब होता कि हमने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि ये एंट्री देखो, बिल्स एक्सेप्टेड 24,000, ये हमारे लिए बिल्स पेएबल है, इसका मतलब होता है हमने एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे कहा गया है कि बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, तो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है, ये हमारे बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल में इसकी एंट्री जाएगी, और यहाँ पे जो है आपका ये जो है वो बिल्स पेएबल में एंट्री जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बिल्स एंडोर्स 10,000, एंडोर्स का मतलब होता है आपने बिल्स किसी को दे दिया, मतलब कि मान लो ए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, यहाँ पे कहा गया मिस्टर ए है, उन्हें बी को पेमेंट करनी थी 5,000 की, 5,000 की पेमेंट करनी थी। तो ए ने क्या किया, उनके पास 5,000 का कोई बिल्स पड़ा हुआ था, वो बिल्स जो है इसे एंडोर्स कर दिया, मतलब कि दे दिया, इसे एंडोर्स कर दिया, बिल्स जो है इसे दे दिया, ठीक है, बी को, तो इसे कहते हैं एंडोर्स कर दिया। तो एंडोर्स कर दिया मतलब कि ये बी, अब जो ए के बुक्स में ये जो बी एज अ क्रेडिटर दिख रहा था वो ख़त्म हो गया और बिल्स भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देखना होगा, बिल्स रिसीवेबल में ये 10,000 कम करने पड़ेंगे, और जो आपका क्रेडिटर है, आपका जो क्रेडिटर है उसमें भी आपका जो है 10,000 से अमाउंट कम करना पड़ेगा। तो आप जब अपनी बुक ओपन कीजिए, वहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आप देखेंगे कि ये 10,000 की एंट्री जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल में आपको एंट्री देखने को मिली, बिल्स रिसीवेबल खत्म हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल में जो है बी आर में जो है आपको क्रेडिट साइड एंट्री देखने को मिलेगी, बी आर में जो है आपको क्रेडिट साइड एंट्री देखने को मिलेगी, और क्रेडिटर खत्म हुए तो वो उसमें जो है आपको डेबिट साइड एंट्री 10,000 की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। बिल्स डिस्काउंट आपका करा है 20,000 का जो बिल्स था उसे डिस्काउंट कर दिया, तो 7,750 रुपीज़ का डिस्काउंट चार्ज लग गया। ठीक है, डिस्काउंट करना मतलब कि बैंक में आपने जो है टाइम लिमिट से पहले ही उसे कैश करवा लिया। ठीक है, बिल्स बैंक को दे दिया, और बैंक ने आपको जो है यहाँ पे अमाउंट कितना दिया, बैंक ने आपको जो है 20,000, जिसमें से 750 का उसने काट लिया अमाउंट, और उसे आपको जो है अमाउंट दिया 20,000 माइनस 750, बैंक ने आपको 19,250 रुपीज़ दिए। ठीक है, मतलब कि आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, ये अमाउंट रिसीव हुआ है बैंक से, तो ये बैंक अकाउंट में आप डालेंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड ये अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद बिल्स कितने का ख़त्म हुआ, बिल्स हमारे पास रिसीवेबल था, ये बिल्स रिसीवेबल है, वो पूरे का पूरा ही ख़त्म हो गया 20,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जो है ये 20,000 का अमाउंट आप जो है लिखेंगे, ख़त्म कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल को ख़त्म करना है। ठीक है, तो 20,000 से क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल में क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड पूरी एंट्री करेंगे, 19,250 वो जो हमने बिल्स दिया, और जिसमें डिस्काउंट है 750, टोटल मिला के 20,000। ठीक है, 20,000 की ही एंट्री करनी है बिल्स रिसीवेबल में, लेकिन हमें जो है बाइफर्केशन दिखाना है, बिल्स रिसीवेबल आपका अकाउंट ये रहा, बाइफर्केशन अच्छे से दिखाना है कि 19,250 जो हमने डिस्काउंट पे अमाउंट लिया, और उसके बाद डिस्काउंट भी ऐड कर देना, टोटल तो आपको 20,000 ही दिखाना है, लेकिन बस बाइफर्केशन अच्छे से दिखाना। लेकिन बैंक अकाउंट में तो आपको 19,250 की ही एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट में जो है सिर्फ और सिर्फ 19,250 की एंट्री करनी है, क्योंकि उतना ही अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि पेड सप्लायर बाय चेक, जब सप्लायर को जो है हमने चेक से अमाउंट पे किया है, तो सीधी सी बात है, आपका अमाउंट पे किया है, तो आपने जो है बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट में आपको जो है 3,20,000 का, 3,20,000 का अमाउंट जो है ख़त्म कर देना है। और आपका जो सप्लायर क्रेडिटर दिख रहा था वो क्रेडिटर ख़त्म हो गया, क्रेडिटर को ख़त्म करना है तो सिंपली, क्रेडिटर को ख़त्म करना है तो सिंपली डेबिट साइड 3,20,000 की एंट्री कर दो। तो आप अपने बुक में देखो, क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड ये एंट्री दिखेगी, क्योंकि क्रेडिटर हमारा ख़त्म हो रहा है और बैंक में हमारी अमाउंट कम हो रही है, तो बैंक अकाउंट में जो है हमारी अमाउंट कम हो रही है, तो उसे क्रेडिट साइड ये 3,20,000 की एंट्री दिखेंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहा कि रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर बाई चेक। यहाँ पे कहा गया है कि 20,000 रुपीज़ तो रिसीव हुए बिजनेस को, लेकिन वो किसके थे, वो प्रोपराइटर की LIC पॉलिसी के थे, वो जो बाई चेक हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पे अमाउंट तो रिसीव हुआ है,
लेकिन ये अमाउंट जो है वो प्रोपराइटर का है। वो अगर मैंने कहा था कि प्रोपराइटर से कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो उसे जो है आपको सिंपली अपना अमाउंट नहीं मानना है, उसे मानना है कैपिटल। ठीक है, तो सिंपली उसे कैपिटल एज ए ट्रीट करना है। तो आप बैलेंस शीट में देखोगे तो कैपिटल अमाउंट में जो है आपको ये अमाउंट देखने को मिलेगी। देखो ये रहा मैच्योरिटी यहाँ पे 20,000। क्लियर है, ये कैपिटल में अमाउंट आपको दिखानी है, ये आपका कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद तो यहाँ पे सिंपली इसकी एंट्री भी बता दूँ तो यहाँ पे एंट्री किस तरीके से होगी, आपको बैंक से अमाउंट रिसीव हो रहा है, कैश नहीं बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो फिर आप जो है प्रोपराइटर की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में आप बैंक अकाउंट जो बना रहे हैं उसमें डेबिट साइड एंट्री करनी चाहिए, ये रही, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है ना, तो ये 20,000 की अमाउंट आपने कर दी। लेकिन याद रहे इसकी एंट्री जो है एज आप जो है पीएनएल में या फिर कहीं पे भी नहीं डालेंगे, ये प्रॉफिट नहीं है, आपको जो है कैपिटल में ये अमाउंट डालनी है। ठीक है, कैपिटल में अमाउंट डालनी है क्योंकि ओनर आपको जो है यहाँ पे बिजनेस में कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ है 14,000 बाई चेक, और यहाँ पे कहा कि फॉर द प्रीमाइसिस ऑफ ओनर्स ओन बाई प्रोपराइटर, मतलब कि ये भी अमाउंट जो 14,000 बिजनेस को मिला है रेंट का, वो रेंट का अमाउंट भी आपका जो है प्रोपराइटर का है। ये रेंट पे जो अमाउंट हमने रेंट पे जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो बिजनेस की नहीं है, प्रोपराइटर की है। ठीक है, तो ये भी एज अ कैपिटल ट्रीट होगी। ठीक है, ये भी एज अ कैपिटल ट्रीट होगी। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा होता, अगर ये कि आपका जो है प्रोपराइटर का नहीं है तो सिंपली आप इसे रेंट का रेंटल इनकम मानते, वो रेंटल इनकम मानते तो इसकी एंट्री पीएनएल में जाती। लेकिन यहाँ पे पीएनएल में नहीं जाएगी, इसलिए क्योंकि ये आपकी एक तरीके से क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल में 14,000 दिखेगा और आपको जो है अमाउंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट में आपकी एंट्री होगी। देखिए ये कैपिटल में आपका जो है रेंट दिखेगा। ठीक है, और आपका जो है बैंक अकाउंट में जो है आप उसे एंट्री करेंगे 14,000 से, 14,000 से आपकी एंट्री होगी, देख लीजिए। क्लियर है, ये 14,000। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि अगर ओनर आपको जो है कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे एज अ आपको जो है कैपिटल मानना है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डिंग जो है वो आपने परचेस करी थी 13 नवंबर को। यहाँ पे कहा गया कि बिल्डिंग आपने परचेस करी तब ओपनिंग उसकी वैल्यू थी 3,50,000। उसके बाद सम एक्सपेंसेस हमने जो है उसमें इनकर करे, लेकिन कितने करे वो हमें पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आपको जो है देखो कैश एंड बैंक आपने जो है पेमेंट किया होगा, सीधी सी बात है, तो उसमें कैश या फिर बैंक पेमेंट किया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये अमाउंट भले ही आपको नहीं पता, ये आपको ओपनिंग पता है लेकिन इसमें और भी खर्चा किया वो आपको नहीं पता है। लेकिन जब भी, बहुत ही सीधी सी बात है, कैश का हमें पूरा पूरा अमाउंट दे रखा है, कैश अकाउंट का पूरा पूरा हमें जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा उसे हम कह देंगे कि वो बिल्डिंग का है। जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो हम कह देंगे कि आपकी जो है बिल्डिंग का है, क्योंकि केस का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सभी कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ है जो हमें नहीं पता है, वो है बिल्डिंग पे कितना हमने केस और बैंक खर्चा किया। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे यही करना है कि जो बैलेंस बच गया वो आपका बिल्डिंग का एक्सपेंस है, क्योंकि सारी चीज़ें तो केस की गिवन है, तो बचा कौन सा, बिल्डिंग का खर्चा। ठीक है, बेस केस का आप देख लो, केस और बैंक का दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग सभी कुछ गिवन है, तो लास्ट में जो खर्चा बच गया वो हमने कहाँ पे किया होगा, वो बिल्डिंग पे किया होगा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन आपने यहाँ पे बिल्स जो है वो पे करे हैं कैश से। तो कैश से पेमेंट करी है तो सिंपल सी बात है, कैश का बैलेंस कम हो गया होगा, तो कैश अकाउंट जो आपने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है उसमें क्रेडिट साइड 18,700 से एंट्री कर देना। ठीक है, क्योंकि आपका जो है कैश और बैंक बैलेंस ख़त्म हुआ है। यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश से पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट में आप जो है क्रेडिट साइड 18,700 से माइनस कर देंगे अपना खर्चा। ठीक है, और यहाँ पे आपने पेमेंट किया है तो सीधी सी बात है एक तरीके से आपका खर्चा है। ठीक है, और खर्चा है तो सीधी सी बात है अपने पीएनएल में, अपने पीएनएल में आपको जो है ये अमाउंट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। हाँ जी सर जी, लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा, ड्यू 2,200, मतलब कि आपने जो है टोटल यहाँ पे इसका टोटल लगाना, इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल 18,700 प्लस
2200, मतलब कि ये 20,900, ये टोटल एक्सपेंस, ये आपका टोटल आपका एक्सपेंस है, ये टोटल एक्सपेंस है। ठीक है, ये कहना चाहता है कि टोटल ये आपका जो है आपका एक्सपेंस है 20,900 का, लेकिन इसमें से आपने पेमेंट अभी कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 18,700 का। 2,200 का भी ड्यू है, मतलब कि इसका अभी पेमेंट आपने नहीं किया है। लेकिन ये आपका जो है पीएनएल में तो पूरा अमाउंट लिखेंगे, बस आपने पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इतने का किया है, तो जो आपका कैश और बैंक अकाउंट है उसमें एंट्री इतने से होगी। ठीक है, पीएनएल में तो पूरी एंट्री होगी 20,900 से। तो आपके पास मॉड्यूल है तो आप जरा देख लीजिएगा, इतनी एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि क्लेम अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लेम अगेंस्ट, यहाँ पे कहा गया कि फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। लीगल डिस्प्यूट के अंदर जो है आपका यहाँ पे क्लेम है 1,55,000, मतलब कि फर्म पे कोई केस वगैरह चल रहा है जिसमें आपका डैमेज हुआ है, कितना डैमेज होने वाला है, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है 1,55,000 का डैमेज होने वाला है, अभी केस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि लीगल फी, मतलब कि आप लीगल फी मतलब कि वो एडवोकेट वर्क है, ठीक है, तो उनको जो फीस पे करी जाती है वो 17,000 की है। और आपको यहाँ पे कहा गया है कि फर्म एंटिसिपेट्स, यहाँ पे इसे मार्क करना चाहिए, फर्म एंटिसिपेट डिफेक्ट इन द शूट, मतलब कि फर्म को लगता है, फर्म को लगता ही है कि हम जो है ये केस हार जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, 155 अभी लॉस हुआ नहीं है, ठीक है, होने वाला है। तो यहाँ पे अगर केस आपका लॉस होने वाला है तो हम सिंपली उसकी प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, हम सिंपली उसकी प्रोविजन बनाते हैं कि हमें लगता है कि ये केस आपका जो है लॉस होने वाला है, तो प्रोविजन फॉर आपका जो है डैमेज हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है, फर्म को पक्का लगता है कि हम हार जाएंगे तो इसकी प्रोविजन बनेगी। ठीक है, अगर आपको पक्का पता है कि लॉस होने वाला है तो प्रोविजन बनेगी। लेकिन अभी देखिए हमने पढ़ा क्या है प्रोविजन, कि अगर आपको जो है लॉस होने वाला है तो उसकी प्रोविजन बनाओ। ठीक है, प्रोविजन बनाओ, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो वो जब होगा तब उसका रिकॉर्ड होगा। लेकिन लॉस की अगर आपको जो है लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसकी प्रोविजन आज बनाओ। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस है इसकी वजह से हमें पता चल गया कि हाँ जी लॉस होने वाला है। ये नहीं गिवन होता तो सिंपली हमें जो है इसका पता नहीं चलता और हमें अभी इसे इग्नोर करके चलना होता। ठीक है, लेकिन फर्म ने कह दिया कि हाँ जी लॉस होने ही वाला है तो इसकी प्रोविजन बनानी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डैमेज। ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट में आप शो करते हैं, इसको इसको बैलेंस शीट में आप शो करते हैं प्रोविजन फॉर डैमेज। ठीक है, और बैलेंस शीट आप दो चीज़ें, दो जगह, बैलेंस शीट में आपको जो है लाइबिलिटी साइड और आपका जो है पीएनएल में आप जो है एज अ एक्सपेंस तरीके से आप जो है ये दो चीज़ों में शो करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने कहा है कि लीगल फीस जो है आपने, लीगल एक्सपेंसेस जो है आपने पे करे 17,000 के, तो पे करे हैं तो सिंपल सी बात है आपने जो है यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट आपका कम हो रहा है। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो उसमें आप क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे और पीएनएल में डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है ना तो उसे आपको जो है पीएनएल में डेबिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैश और बैंक में कौन सा यहाँ पे कौन सा लेना है, तो देखिए इसका भी यहाँ पे मार्क करूँगा इस पॉइंट को कि यहाँ पे आपकी गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिए इसे मार्क कर लिया। अब देखिएगा पेमेंट हुआ है मतलब कि क्या करेंगे आप, पेमेंट हुआ है तो मतलब कि करेंगे लीगल, आपने जो है एक्सपेंसेस है लीगल एक्सपेंसेस डेबिट, और आप कहेंगे कि टू हमने बैंक और कैश, आप अभी मान लीजिए बैंक और कैश जो भी हम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे बैंक और कैश, ये एंट्री बनाएंगे, मतलब कि आप कहेंगे कि कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 17,000 की एंट्री करनी चाहिए और पीएनएल में डेबिट साइड आप एक्सपेंस दिखाना चाहिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन, यहाँ पे कहीं पे ये कहा है कि हमने ये एक्सपेंस पे करे है? नहीं सर, यहाँ पे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा, हमने एज्यूम कर लिया ना पे किया, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी चलेगा। मे बी ये एक्सपेंस हमने पे नहीं किया हो। ठीक है, अगर पे किया होता तो ये बोलता कि लीगल एक्सपेंसेस हमने पे करे हैं 17,000 का, और अगर ये बोलता तो हम यहाँ पे कहते कि कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है कि ये पे करे है, मतलब कि अभी पे नहीं हुए, एक्सपेंस है तो आप पीएनएल में तो आप डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल में अपनी डेबिट साइड ये 17,000 के जो है आप लॉस दिखाएंगे, एक्सपेंस दिखाएंगे, लेकिन ये अभी तक पे हुए नहीं, ये एक तरीके से हमारी अभी तक लाइबिलिटी ही है। ठीक है, लाइबिलिटी ही शो करेंगी क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं कहा है
कि हमने ये लीगल जो एक्सपेंस है वो पे करे है या नहीं। ठीक है, तो ये असेट आपकी जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे और पीएनएल में डेबिट साइड दिखाएंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा टाइम लिया गया है। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो हमारा सप्लायर जो क्रेडिटर दिख रहा था वो कम हो गया। क्रेडिटर को कम करना है तो उसे सिंपली डेबिट साइड करना चाहिए। ठीक है, डेबिट करेंगे तो आप अपने मॉड्यूल में देखो, यहाँ पे जो आपका क्रेडिटर अकाउंट बन रहा है उसमें डेबिट साइड आपको ये 4200 की एंट्री दिखेंगी। क्यों एंट्री दिखेंगी? क्योंकि आपको जो है यहाँ पे डेटर ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जब ये आपने उधार पे लिया होगा तब आपने यहाँ पे क्या एंट्री करी होगी? आपने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब यहाँ पे उसे रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न है आपके, तो सबसे पहले तो आप जाइए जहाँ पे परचेज लिखा है ट्रेडिंग पीएनएल में, वहाँ पे 4200 माइनस कर दो परचेज में से, क्योंकि परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, और सप्लायर है मतलब कि क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को ख़त्म कर दो, क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड जाओ और उसे माइनस कर दो 4200 से। इसी तरीके से गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो जब हमने कस्टमर को दिया होगा तब हमने क्या एंट्री करी होगी? हमने एंट्री करी होगी सेल है। ठीक है, तो टू सेल और कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल पे करी है तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल हमने करा, लेकिन वो सेल रिटर्न हो गया। तो सबसे पहले काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल लिखा है, जो सेल लिखा है उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अमाउंट ये, और हमने ऊपर से हमारा जो ये डेटर दिख रहा था, डेटर को भी 1200 से ख़त्म करना पड़ेगा। तो डेटर की कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। अगर ख़त्म करना है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेटर अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड आप 1200 से इस अमाउंट को माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर, हमने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किया, हमारे लिए एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, और डिस्काउंट ऑफर बाय सप्लायर ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। तो पीएनएल में इनकम साइड मतलब कि क्रेडिट साइड आप 2700 दिखाएंगे, और डिस्काउंट जो हमारा खर्चा है वो आप सिंपली पीएनएल में डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये आपको समझ में आए यहाँ पे? और यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है आपका क्रेडिट कस्टमर क्या है? एक तरीके से डेटर। तो डेटर अकाउंट में आप जो है 2400 माइनस कर देंगे, मतलब कि आपको जो है डिस्काउंट दे दिया ना आपने, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट, और डेटर को कम करना है तो सिंपल सी बात है, डेटर हमारे असेट है, तो डेटर अकाउंट में आपको सिंपली जो है क्रेडिट साइड इसकी एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है ऑफर किया है, क्रेडिटर हमारे डेटर तो ख़त्म हो गए, और डिस्काउंट किया है तो पीएनएल हमारा एक तरीके से लॉस है, तो पीएनएल में डेबिट साइड भी करना पड़ेगा। सप्लायर में भी उसी तरीके से, सप्लायर एक तरीके से क्रेडिटर है, तो 2700 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, तो क्रेडिटर को ख़त्म कर देना है, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाओ और डेबिट साइड एंट्री कर दो 2700 से, और पीएनएल में जाओ, हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। ठीक है, एक तरीके से डिस्काउंट अलो हुआ है, एक तरीके से फ़ायदा हुआ है, पीएनएल में क्रेडिट साइड जाओ, एंट्री कर दो। ठीक है, इसके बाद बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसिस फॉर द एनुअल रेंट ऑफ 20,000। यहाँ पे कहा गया है कि जो बिजनेस का यहाँ पे जो रेंटेड हमने प्रीमाइसिस ले रखी है उसका रेंट 20,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब कि लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आपको जो है लाइबिलिटी साइड 20,000 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड 20,000 आया, एज अपनी लाइबिलिटी आपको जो है 20,000 शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे छोटी मोटी जो मैंने मेन इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी, बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप फिल खुद कर सकते हैं। इलुस्ट्रेशन 9 भी सेम टू सेम इलुस्ट्रेशन 10 के जैसा ही है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे न्यू पॉइंट आपको जो है, ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जो है ये है सी पॉइंट हमने जो है इलुस्ट्रेशन 8 में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिल्स जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कस्टमर ने अगर एक्सेप्ट किया है तो आपके लिए एक बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल में एंट्री करना 20,000। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है 4,000 रुपीज़ का एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया मतलब कि बिल्स रिसीवेबल आपका ख़त्म हो रहा है, प्लस क्रेडिटर भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो मैंने एग्जांपल दे दिया, तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा कि एंडोर्स जो हमने किया था वो 800 से डिसऑनर हो गया।
हमने टोटल जितना भी एंडोर्स किया था उसमें 800 जो है यहाँ पे कहा गया कि एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 800 वॉज डिसऑनर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोर्स आपने किया किसको था। अगर एंडोर्स आपने किया था तो यहाँ पे देखो डेटर पहले हमने क्या कहा था, जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, ठीक है, हमने डेटर को ख़त्म कर दिया। जैसे ही हमने जो है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी को एंडोर्स कर दिया, हमने डेटर और क्रेडिटर दोनों को ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है। अब ये डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर हमारे पास से वापस से हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे, जो हमने ख़त्म कर दिए थे उसे वापस से क्रेडिटर बनाना पड़ेगा टू क्रेडिटर, और डेटर जो हमारे ख़त्म हो गए थे उसे वापस डेटर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसे वापस डेटर भी बनाना पड़ेगा। तो सिंपली डिसऑनर हुआ है तो डेटर अकाउंट में जाओ, वापस 800 ऐड बैक कर दो। 800 ऐड बैक करना है मतलब कि डेटर अकाउंट में डेबिट साइड ये एंट्री वापस कर दो और क्रेडिटर को वापस बनाना पड़ेगा। तो वापस क्रेडिटर बनाएंगे तो क्रेडिटर में आपको जो है अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट साइड 800 की वापस एंट्री लगा दो, ठीक है। बस यही पॉइंट था आपका यहाँ पे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक और यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था, ये रहा देखिए, ये था क्या क्वेश्चन नंबर, हाँ ये पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आप जो है आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे कहा गया कि टाइम लेग फॉर पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर फॉर परचेज एंड रिसिप्ट फ्रॉम सेल इज़ 1 मंथ, ठीक है। परचेज और सेल दोनों में आपका जो है टाइम लेग जो है वो 1 मंथ का लगता है। मतलब कि आपको यहाँ पे सिंपल ये कहा गया है कि टाइम लेग का मतलब क्या होता है। टाइम लेग का मतलब होता है कि 1 मार्च को अगर परचेजिस है, 1 मार्च को जो है आपकी परचेजिस है तो उसकी पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ होगी, मतलब कि अप्रैल में 1 अप्रैल को होगी। 1 अप्रैल को जो भी परचेजिस है, ठीक है, वो परचेज आपकी पेमेंट होगी कब, वो पेमेंट होगी मई में, ठीक है, 1 मई को। इस तरीके से टाइम लेग मतलब कि 1 मंथ का टाइम लेग है, मतलब कि आज परचेस किया है वो 1 मंथ बाद उसकी पेमेंट होगी, ठीक है। बस यही कहना चाहता है। इसके बाद बिजनेस जो है वो अर्न कर रहा है 30% यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे जो है ये आपको तो सिंपली पता ही है, यहाँ पे एक्सपेंस अगेंस्ट ग्रोस प्रॉफिट अमाउंट 10% ऑफ द टर्नओवर। ओके, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यही बताना था। अगर मैं परचेजेस की बात करूँ तो आप सिंपली समझो, तो यहाँ पे सिंपली समझो तो यहाँ पे सबसे पहले परचेज देखो 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि 31 मार्च पिछले साल 31 मार्च को यहाँ पे क्रेडिटर कितना दिख रहा है 1,40,000, उसकी पेमेंट कब कर दी होगी अप्रैल में, 1 अप्रैल में, मतलब कि इसी साल के स्टार्टिंग में सबसे पहले यही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस साल की अगर पेमेंट की बात करूँ, टोटल आपने पेमेंट कितना किया है, तो यहाँ पे आपने इस साल पेमेंट की बात करूँ तो 1,40,000 जो आपका दिख रहा था अप्रैल में ही आपने पेमेंट कर दिया। इसके बाद ये पूरे साल का जो है यहाँ पे 14,10,000 की परचेजेज है, ठीक है, वो भी आपने पेमेंट करी होगी, ठीक है, वो भी आपने 14,10,000 की परचेजेज पे करी होगी। अब मुझे बताना है आपने पेमेंट कब किया होगा, तो ये फेब का है, ठीक है, तो आपने मार्च में पे करा होगा, और मार्च इसी साल में आता है, ठीक है, इसी साल में मार्च में आता है, तो ये आपका यहाँ पे करा होगा। अब मैं यहाँ पे देखना, मार्च की यहाँ पे जो है परचेजेज है तो वो पेमेंट कब करोगे, नेक्स्ट ईयर की अप्रैल में, और अप्रैल नेक्स्ट ईयर का है, मतलब कि इसे कंसीडर नहीं करना है, इसे कंसीडर नहीं करना है। सिंपली आपका आंसर यहाँ पे इन दोनों का टोटल आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में मैं आपको एक बार वो दिखा दूँ तो आपको जो है क्लियर हो जाए वो पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि परचेजेस जो है आपकी क्रेडिटर को जो हमने पेमेंट करी है, कितने से क्रेडिटर ख़त्म आपके जो है यहाँ पे क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर थे 1,40,000 और 14,10,000, ठीक है, जिसे हमने पेमेंट कर दिया, ख़त्म कर दिया क्रेडिटर को। टोटल हमने इस साल पेमेंट कितनी करी है 15,50,000। याद रहे वो मार्च की पेमेंट मत लेना, क्योंकि मार्च की जो पेमेंट है वो हम अप्रैल में करने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ही चीज़ें आएगी इस तरीके से। क्रेडिटर भी खत्म हुए तो क्रेडिटर अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट अगर बना रहे, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट नहीं बना रहे, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे होते तो क्रेडिटर में ख़त्म कर देते। ये पेमेंट किया है हमने कितना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना अमाउंट, ठीक है। वो जो पेमेंट बच गया वो हम अप्रैल में करने वाले हैं, ताकि आपको जो है अप्रैल में होगा, ठीक है। तो इस साल तो वो हुआ नहीं, मतलब कि इस साल वो लाइबिलिटी ही दिखेगा,
इस साल ये 1,10,000 लाइबिलिटी ही दिखेगा, पेमेंट बाकी है, ठीक है। ओके, क्रेडिट परचेज ही दिखेगा, क्रेडिट परचेज, ठीक है। ओके जी, तो ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने मेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। हाँ, हालांकि आपने जो है मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाया, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड कर दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब रिवीजन वीडियो है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है।